Hello everyone, good morning and welcome to the online platform of Nyandeep Academy. आज जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे रिपोर्ट्स, समिट्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ 2024। तो यहाँ पे एक चीज गौर करनी है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि एमपीएससी हो गई, सभी एग्जाम्स के लिए आज का लेक्चर मैंडेटरी लेक्चर है। जब आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स, द समिट्स व्हिच वर कंडक्टेड इन 2024, फिर वो आपका नाटो समिट हो गया, ब्रिक्स समिट हो गया, G20 प्लेटफॉर्म हो गया, बराबर। सो इन दिस केस COP29, ऑल द समिट्स व्हिच वर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 2024, वो कवर करना आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए काफी मैंडेटरी है। एट द सेम टाइम मिलिट्री एक्सरसाइजेस, अब पिछले 2-3 साल से डिफेंस सेक्टर में ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। सो इन दैट रिगार्ड यू नीड टू नो द अपडेट ऑफ द रीसेंट इयर्स मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो यहाँ पे उन सभी एंगल्स को हम आज कवर करेंगे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दैट रिगार्ड याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट्स की बात करते हो या फिर समिट्स की बात करते हो या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस या फिर रिपोर्ट्स लॉन्च होते हैं हर एक साल में। सो इन दैट केस इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एन एस्पिरेंट और फॉर अ स्टूडेंट कि बाबा इन सब रिपोर्ट्स में से, इन सब समिट्स में से, इन सब मिलिट्री एक्सरसाइजेस में से मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। एंड द स्कोप इज वास्ट, द स्कोप इज लिमिटलेस, स्काई इज द लिमिट इन दिस केस। तो यहाँ पे आपके लिए इतना मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि एटलीस्ट पूरे साल भर में जो आपके न्यूज़पेपर ने जो समिट्स या फिर रिपोर्ट्स या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर किए हो उनको सबसे पहले रिवाइज करना, राइट। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू हियर इज, जो आपके हिंदू न्यूज़पेपर में पूरे साल भर में, दैट इज 2024 में जो सारे रिपोर्ट, समिट्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस का जिक्र था वो आज हम रिवाइज करेंगे, वो आज हम रिकॉल करेंगे फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस से, बराबर। देन वी विल टॉक अबाउट समिट्स ऑफ 2024 एंड लास्टली हम बात करेंगे रिपोर्ट्स, मेन रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस ऑफ 2024। तो शुरुआत में हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। नाउ यहाँ पे एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट बतानी है कि अगर आप इंटरनेट पे या फिर किसी और सोर्सेस पे देखते हो, सो इन दैट केस मिलिट्री एक्सरसाइजेस का काफी ज्यादा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होता है। इन दैट रिगार्ड वो आपको चार्ट्स बना के देते हैं कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड यहाँ पे ये कंडक्ट हुई थी, बट दैट इज नॉट होल एंड सोल सफिशिएंट फॉर अस। क्योंकि अगर हमने 2024 के प्रीलिम्स का सवाल देखा रिगार्डिंग मिलिट्री एक्सरसाइज, तो सवाल देख लो, which of the following statements about exercise मित्र शक्ति about 2023 are correct? Okay? In that case पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में होती है, बराबर, इंडिया एंड बांग्लादेश उन्होंने दिया है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया था इट कमेंस्ड इन, दैट इज कहाँ कंडक्ट हुई थी। एंड थर्ड पॉइंट विच दे गेव वाज रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ दैट मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब वो मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कंडक्ट की जाती है। ओके, सो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी इस सवाल से, इस क्वेश्चन से, इस पीवाईक्यू से, कि सिर्फ उस मिलिट्री एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड दो कंट्रीज का नाम याद रखना हमारे लिए सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर मिलिट्री एक्सरसाइज पे 2025 में क्वेश्चन आता है तो ये सेम पैटर्न या फिर ये सेम टेक्निक रिपीट नहीं होगी। मे बी दे माइट आस्क यू कि इस एक्सरसाइज का लास्ट एडिशन कब हुआ था, कहां पे हुआ था, या फिर एक्सरसाइज मित्र शक्ति का 2024 में जो एडिशन हुआ था वो कौन सा एडिशन था, या फिर एक्सरसाइज मित्र शक्ति में कौन से इक्विपमेंट्स, इंडियन इक्विपमेंट्स मतलब कंडक्ट किए गए थे या फिर डिस्प्ले किए गए थे। सो एनी ऑफ द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जाम, इन द अपकमिंग प्रीलिम्स। तो यहाँ पे हमें पैटर्न देखना है कि बाबा पैटर्न कौन सा पूछा गया था मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे। वो पैटर्न हमने देखा कि कंट्रीज के बारे में सवाल है कि किन दो कंट्रीज के बीच में वो रिस्पेक्टिव मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, कहां कंडक्ट हुई थी एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मोटिव क्या था। इसमें सवाल ऑलरेडी बन चुका है, तो जाहिर सी बात है ये पैटर्न रिपीट भी हो सकता है या फिर इसमें नया एंगल पूछा जा सकता है। सो व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द मिलिट्री एक्सरसाइजेस हियर ऑफ नाउ, हम कैसे डिस्कस करेंगे द मिलिट्री एक्सरसाइज, किन दो कंट्रीज के बीच में वो कंडक्ट होती है, कहां कंडक्ट हुई थी, लोकेशन, वेन्यू, कौन सी एडिशन थी जहां रिक्वायर्ड है वहां,
and definitely the objectives and the factual content regarding that particular military exercise. Okay, so let us begin with the session. सबसे पहली मिलिट्री एक्सरसाइज जो हम देखने जा रहे हैं, एक्सरसाइज शक्ति। अब ये शक्ति नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक से एक दो बार पढ़ना है किस एक्सरसाइज का जिक्र है, क्योंकि देयर आर मेनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस जिनके वर्ड में या फिर जिनके टाइटल में शक्ति वर्ड है, जैसे कि ये हो गया शक्ति एक्सरसाइज, देन वी हैव तारंग शक्ति एक्सरसाइज, देन वी हैव मित्र शक्ति एक्सरसाइज जिसपे 2024 में सवाल आया था, देन वी हैव उदार शक्ति एक्सरसाइज एंड गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। बराबर, तो यहाँ पे काफी सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस है जिनके नाम में शक्ति है, तो सिर्फ शक्ति सुन के आंसर या फिर कंक्लूजन तक जंप नहीं करना है, आपको गौर से वहां पे पढ़ना है कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में आपको पूछा गया है, राइट। सो यहाँ पे शक्ति एक्सरसाइज जिसका 7th एडिशन 2024 में कंडक्ट हुआ था, बराबर। नाउ दिस शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बायलैटरल यानी कि दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट होती है। ओके, सो इट इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। उसके बाद कहां कंडक्ट हुआ था? मेघालय में, इंडिया में कंडक्ट हुआ था 2024 में, 24 की बात कर रही हूं मैं। सो ईस्टर्न कमांड्स जॉइंट ट्रेनिंग नोड इन उमरोई, मेघालय। सो 2024 में जो 7th एडिशन कंडक्ट हुआ था रिगार्डिंग एक्सरसाइज शक्ति, which is bilateral exercise between India and France, took place at Umroi in Meghalaya. Last edition was conducted in France in November 2021. तो last edition 2023 में नहीं हुआ था, वो हुआ था 2021 में, 2021 में। Indian contingent comprised 90 personnel, focused on training for ground control operations in semi-urban and mountainous terrain. मतलब डिफिकल्ट टेरियन में, इनएक्सेसिबल लोकेशंस में यहाँ पे टैक्टिक्स प्रैक्टिस करने के लिए, ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस की प्रैक्टिस करने के लिए, उस सिलसिले में ट्रेनिंग दिलाने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। सो व्हाट वाज द मोटिव ऑफ दिस एक्सरसाइज? फॉर ग्राउंड कंट्रोल ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन एंड माउंटेनियस टेरियन। कॉम्बैट कंडीशनिंग एंड टैक्टिकल ट्रेनिंग। अब यहाँ पे दो शब्द है, कॉम्बैट कंडीशनिंग एंड टैक्टिकल ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बैट कंडीशनिंग का मतलब होता है कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करना, फिजिकल एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करना, जिससे आपकी मसल्स की स्टिफनेस बढ़े, फिजिकल फिटनेस बढ़े। ओके, सो इट इज मोर और लेस अबाउट फिजिकल फिटनेस। टैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? टैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब होता है वो टेक्निक्स या फिर वो नुस्खे सिखाना जो आपको विदाउट वेपन्स आजमाने पड़ते हैं बैटलफील्ड में। जरूरी नहीं हर एक चीज जब आप युद्ध भूमि में, जब आप बैटलफील्ड में हो, वो आपको बंदूक मतलब राइफल्स के जरिए अचीव करनी पड़े, बराबर। सो टैक्टिकल ट्रेनिंग के मतलब पैटर्न्स कौन से होते हैं? बॉटम फील्ड टेस्ट या फिर बॉटम फील्ड ट्रेनिंग, उसमें रैपलिंग टेस्ट या फिर रैपलिंग ट्रेनिंग दी जाती है सोल्जर्स को, बराबर, मिलिटेंट्स को। सो इन दैट केस टैक्टिकल ट्रेनिंग एंड कॉम्बैट कंडीशनिंग, which was focusing about the physical fitness of the militants and at the same time tactical training, ground level training or ground level operations were practiced or were trained during this exercise, such as firing drills and battle hardening work sessions, joint coordination in counter terrorism environment. So counter terrorism के समय जो सारे टैक्टिक्स आपको पता होने चाहिए या फिर आपको आजमाने चाहिए, उस रिगार्ड में ट्रेनिंग दी जाती है मिलिटेंट्स को अंडर दिस एक्सरसाइज शक्ति। फाइन, सो आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर। आपको हर एक मिलिट्री एक्सरसाइज इसी फॉर्मेट में याद रखनी है। किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट हुई थी, कौन सा एडिशन था 2024 में, कहां कंडक्ट हुई थी, एंड व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, सो क्वेश्चन कहीं से भी आए, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। फाइन, नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज तारंग शक्ति, जिसके बारे में हिंदू न्यूज़पेपर ने 2-3 बार जिक्र किया था, बराबर। सो तारंग शक्ति की खासियत यह है कि 2024 में इसका पहला एडिशन हुआ था, बराबर। सो इट इज अ बाइनियल एक्सरसाइज व्हिच वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2024 में। नाउ ये जो तारंग शक्ति एक्सरसाइज है, ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। मल्टीलैटरल यानी कि जहां पे मोर देन 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व। ओके, इट इज नॉट अ बायलैटरल एक्सरसाइज जैसे कि शक्ति थी। यहां पे मोर देन 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व, जिसमें 51 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था एंड अराउंड 30 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड 18 कंट्रीज रिमेन्ड एज ऑब्जर्वर्स, बराबर।
फिर से गौर कीजिएगा, तारक शक्ति खासियत यह है कि 2024 में इसका पहला एडिशन हुआ था। मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है ये, जिसमें 51 कंट्रीज वर इनवाइटेड, 30 participated and 18 countries were observers of this exercise. Now, this exercise was conducted in 2 phases. 2 phases में ये conduct हुई थी. Phase 1 took place at Sulur in Tamil Nadu and Phase 2 in Jodhpur. Very very important. क्योंकि ये exercise पहली बार conduct हुई है 2025, आपको इस पर डेफिनेटली सवाल पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब दैट इज फेवरेट पैटर्न ऑफ यूपीएससी दीज डेज। जैसे कि वो आपको एक स्पेसिफिक चीज के बारे में 2-3 स्टेटमेंट्स देंगे एंड पूछेंगे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड ये पैटर्न कहीं ना कहीं एमपीएससी भी इनकॉर्पोरेट कर रही है अपने पैटर्न में। सो यस, इन दैट रिगार्ड यू नीड टू नो कि 2 फेज में हुई थी, जिसका फेज 1 सुलूर तमिलनाडु में एंड फेज 2 जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट हुआ था। रिमेंबर दिस फॉर योर प्रीलिम्स। It is inspired by Red Flag exercise hosted by USA. तो ये जो तारक शक्ति एक्सरसाइज है, पूछा जा सकता है कि तारक शक्ति एक्सरसाइज which was first time conducted in 2024 was inspired from which country? कंफ्यूज करने के लिए आपको फ्रांस, रशिया ऑप्शंस में दे सकते हैं, बट उसका सही जवाब है यूएसए। ओके, सो इट वाज इंस्पायर्ड बाय द रेड फ्लैग एक्सरसाइज होस्टेड बाय द यूएस। इट विल बी द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज। किससे रिलेटेड है ये? एयरफोर्स से रिलेटेड है, एवर कंडक्टेड इन इंडिया। यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर दीज नेशंस, दैट इज 51 नेशंस हु आर इनवाइटेड, to collaborate and enhance their tactical and operational capabilities। फिर से यहाँ पे किस चीज पे फोकस किया जा रहा है, एम्फेसिस किया जा रहा है? tactical operations and operational capabilities। फेज 1 में कौन पार्टिसिपेट, मतलब which were the countries who participated in phase 1 of this exercise? So those were France, German, Spain and UK। एंड फेज 2 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई एंड यूएसए विद देयर एसेट्स। तो जिन कंट्रीज ने डिस्प्ले किए थे अपने इक्विपमेंट्स, अपने एयरक्राफ्ट्स, अपने मिसाइल्स इन द रिस्पेक्टिव फेजेस, उनका नाम आप 1-2 बार पढ़ के याद रखिएगा। फाइन, सो दैट वाज ऑल अबाउट तारक शक्ति फर्स्ट एडिशन 2024 में। मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, 2 फेजेस में कंडक्ट हुई थी इन तमिलनाडु एंड देन इन राजस्थान। यहां पे इट इज इंस्पायर्ड बाय रेड फ्लैग एक्सरसाइज ऑफ यूएसए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब इसमें भी शक्ति नाम है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट मित्र शक्ति एक्सरसाइज, जिसके बारे में 2024 में सवाल आया था। तो वहां पे पहली स्टेटमेंट क्या दी थी उन्होंने स्टेटमेंट में कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो कि गलत स्टेटमेंट था, क्योंकि मित्र शक्ति इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। मित्र, अपना नेबर क्या होता है? हमारा मित्र होता है। योर नेबर्स आर योर फ्रेंड। तो श्रीलंका जहां पे इंडिया का नेबर है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन मित्र शक्ति एक्सरसाइज विद इंडिया। नाउ इट टुक प्लेस एट आर्मी ट्रेनिंग स्कूल एट मदुरुओया इन श्रीलंका। तो 2024 में, याद रखिएगा 2024 में जो इसका एडिशन 10th एडिशन कंडक्ट हुआ था, इट टुक प्लेस एट श्रीलंका। एंड जो 23 में एडिशन हुआ था, इट टुक प्लेस एट पुणे इन इंडिया। सो 2023 में इंडिया में कंडक्ट हुआ था, पिछले साल 2024 में मदुरुओया श्रीलंका में कंडक्ट हुआ था। इंडियन कंटिजेंट कंप्राइज्ड ऑफ 106 पर्सनल। Aim of the joint exercise is to enhance joint military capability of both sides to undertake counter insurgency operations। किस कॉन्टेक्स्ट में? counter insurgency operations in a sub-conventional scenario under Chapter 7 of the United Nations. Enable both sides to share best practices in tactics, techniques and procedures of conducting joint operations। तो जहां पे joint operations conduct होते हैं, वहां पे किस तरीके से आप बेस्ट एनेबल कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, कोऑपरेट कर सकते हो अपने टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में या फिर आपके टैक्टिकल एप्लीकेशन में, उस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेनिंग देने के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में हाथ साफ करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। सो इट वाज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर श्रीलंका, मित्र शक्ति एक्सरसाइज 10th एडिशन which took place in Sri Lanka, and 2023 का जो एडिशन था 2023 का, it took place in India, that is in Pune। 106 Indian personnel were part of this exercise, bilateral exercise, and इसका मेन एम था काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। इसमें कैपेबिलिटीज या फिर आप कह सकते हो टैक्टिकल ऑपरेशंस, टैक्टिक स्किल्स बढ़ाना या फिर उसको एनहांस करना।
एंड क्रिटिकल सिचुएशन में आप कैसे कोलैबोरेट करके जॉइंट कोऑपरेटिव एफर्ट्स दिखा के आप उस मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हो, उसकी ट्रेनिंग इस एक्सरसाइज में दी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज रिगार्डिंग उदार शक्ति, जिसका 25th एडिशन हुआ था 2024 में। नाउ अगेन इट इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज। किनके बीच में है? उदार शक्ति की जब हम बात करते हैं वहां पे मलेशिया की बात होती है। ओके, सो इट इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया फॉर दैट पर्पस। इट टुक प्लेस एट कुआंटन, मलेशिया इन 2024। IAF, Indian Air Force, Su-30 MKI fighter jet was engaged in air combat missions along Royal Malaysian Air Force Su-30 MKM fighters। अब इसकी खासियत यह है, आपको इस कॉन्टेक्स्ट में इस एक्सरसाइज के बारे में यह पूछा जा सकता है कि उदार शक्ति एक्सरसाइज जिसका 25th एडिशन 2024 में हुआ था, उस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एयरफोर्स ने किस इक्विपमेंट को रिप्रेजेंट किया था या फिर डिस्प्ले किया था? सो दैट आंसर इज Su-30 MKI फाइटर जेट्स। नाउ Su-30 MKI फाइटर जेट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें आपको गौर करनी है और डेफिनेटली एग्जाम के लिए याद रखना है। दैट इज, ये जो Su-30 MKI फाइटर जेट है वो डिजाइन किसने किया था एंड डेवलप, दैट इज मैन्युफैक्चर, बिल्ड किसने किया था? ओके, सो दोस टू आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दोनों का जवाब अलग है। अंडरस्टैंड, ये जो Su-30 MKI फाइटर जेट है इसकी डिजाइन रिकॉग्नाइज की गई थी या फिर बनाई गई थी बाय रशिया एंड इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, इसको बिल्ड किया गया है भारत में बाय इंडियाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द डे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको गौर करनी है। सो यहां पे हम बात कर रहे हैं Su-30 MKI जेट की, बराबर, फाइटर जेट है ये फाइटर जेट डिजाइन किसने किया था? इसकी डिजाइन किसने आउटले किया था? रशिया ने। बिल्ड किसने किया है? भारत ने। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू दिस फाइटर जेट Su-30 MKI? ग्राउंड मैपिंग मोड्स एंड एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड ट्रैक एरियल टारगेट्स। यहां पे ग्राउंड मैपिंग मोड भी अवेलेबल है इस फाइटर जेट में एंड एरियल टारगेट्स को आसानी से कम, मतलब ज्यादा स्पीड में और कम टाइम में डिटेक्ट और डिमोलिश किया जा सकता है। AI बेस्ड इंजन एंड एसेट मेंटेनेंस सॉल्यूशंस फॉर स्पेयर पार्ट्स। तो इस एयरक्राफ्ट के, इस फाइटर जेट के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, याद रखिएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में AI बेस्ड इंजन एंड एसेट मेंटेनेंस सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेट किए जा चुके हैं। सो इन शॉर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस और रिपेयरिंग मैकेनिज्म्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस फाइटर जेट। तो ये चीज आपको गौर करनी है यहाँ पे। सो यस, इंडियन एयरफोर्स ने किसको डिस्प्ले किया था? Su-30 MKI फाइटर जेट्स को डिस्प्ले किया था इन उदार शक्ति एक्सरसाइज व्हिच टुक प्लेस एट मलेशिया इन द ईयर 2024, एनहांसिंग इंटरऑपरेटेबिलिटी, कॉमनैलिटी एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस इन Su-30 एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। तो ये इसका मेन मकसद था। Aimed at bolstering operational efficiency, technical experts of both air forces engaged in exchange of their maintenance practices। तो यहाँ पे गौर किया गया था मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइटर्स या फिर फाइटर जेट्स। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दिस केस Su-30 MKI में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंजन रिपेयरिंग को इनकॉर्पोरेट किया है। सो यस, वी हैव एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वी कैन से हियर, वी कैन क्लेम हियर, बराबर। सो यस, यहाँ पे बायलैटरल कंट्रीज कौन सी इन्वॉल्व है, ऑब्जेक्टिव क्या है एंड व्हाट आर द लाइक एस्टैब्लिशिंग फीचर्स ऑफ Su-30 MKI, वो किसने डिजाइन की थी, किसने डेवलप की, किसने मैन्युफैक्चर की, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन, जस्ट अ मिनट। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे बात करते हैं गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। ओके, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति जिसका 9th एडिशन कंडक्ट हुआ था 2024 में। नाउ दिस इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। किन दो कंट्रीज के बीच में है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत एंड इंडोनेशिया के बीच में ये बायलैटरल एक्सरसाइज हर साल कंडक्ट की जाती है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट, गरुड़ शक्ति टुक प्लेस इन 2024 इन इंडोनेशिया, ओके, जकार्ता इन इंडोनेशिया। Acquaint both sides with each other's operating procedures, enhance mutual understanding,
कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी बिटवीन स्पेशल फोर्सेस ऑफ बोथ द आर्मीज। ये मेन मकसद था एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति का। द एक्सरसाइज विल इन्वॉल्व प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस, मतलब वहां पे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो सिम्युलेट किया जाएगा एंड उस सिचुएशन में, उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दोनों कंट्रीज के मिलिटेंट्स कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, कैसे टैकल करते हैं। सो इन दैट केस कोलैबोरेटिव कैपेबिलिटीज या फिर कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन किस कदर किया जाएगा या फिर किस कदर किया जाना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेनिंग दी जाती है इन दिस गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज व्हिच टुक प्लेस एट जकार्ता, इंडोनेशिया लास्ट ईयर इन 2024. To advance special force skills, sharing of information on weapon, equipment, innovation, techniques and procedure. तो इस कॉन्टेक्स्ट में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में जो बेस्ट इंफॉर्मेशन होंगी, बराबर बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी विथ रिस्पेक्ट टू वेपन्स, इक्विपमेंट्स, वो सारी एक्सचेंज की जाएगी, शेयर की जाएगी एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. It will also involve joint practicing special force operations in jungle terrain, strikes on terrorist camps, and a validation exercise integrating basic and advanced special force skills apart from gaining an insight into the lifestyle and culture of both countries. तो यहाँ पे डेफिनेटली कल्चर से जुड़ी हुई है ये एक्सरसाइज. उसी कॉन्टेक्स्ट में सिम्युलेटेड सिनेरियोस क्रिएट किए जाएंगे जहां पे टेररिस्ट कैंप्स को कैसे वैंडलिश करना है, इससे रिलेटेड सिम्युलेशंस या फिर इससे रिलेटेड रियल टाइम एनालिसिस या फिर एप्लीकेशन किया जाएगा एंड दैट विल हेल्प द मिलिटेंट्स टू गेट देमसेल्व्स ट्रेन्ड इन वैंडलाइजिंग टेररिस्ट कैंप्स. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज. अब यहां पे एक चीज नोट करनी है, गरुड़ एंड गरुड़ शक्ति दोनों एक्सरसाइजेस सेम नहीं है, अलग है, दे आर डिफरेंट. यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं. दैट इज यूपीएससी आपको जानबूझ के गरुड़ शक्ति पे सवाल पूछेगी एंड पीपल माइट रीड जस्ट गरुड़, दैट इज पहला शब्द पढ़ेंगे एंड ऑप्शन मार्क करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा गरुड़ शक्ति इज डिफरेंट, गरुड़ इज डिफरेंट, बोथ एक्सरसाइजेस आर डिफरेंट. दोनों बायलैटरल एक्सरसाइजेस है एंड दोनों में जो कंट्रीज इन्वॉल्व है वो भी अलग है, दोनों का मकसद भी अलग है. तो यहाँ पे गरुड़ एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं जहां पे इंडिया एंड फ्रांस इन्वॉल्व है. जहां पे हमने गरुड़ शक्ति के बारे में पढ़ा वहां पे भारत एंड इंडोनेशिया था, उसका 9th एडिशन था. यहां पे हम बात कर रहे हैं 7th एडिशन ऑफ गरुड़ एक्सरसाइज व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. तो आपको यहां बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं गंवाने. गरुड़ शक्ति पूछा तो भारत एंड इंडोनेशिया एंड गरुड़ पूछा तो भारत एंड फ्रांस. ओके, so 7th edition of Garud exercise which took place between India and France last year. It took place at Air Force Station in Jodhpur. IAF Indian Air Force किससे रिलेटेड है? एयर फोर्स से रिलेटेड है, आर्मी से नहीं, याद रखिएगा. So Indian Air Force is participating with Su-30 MKI, Rafale, LCA Tejas and Jaguar fighter aircraft as well as the light combat helicopter and Mi-17 helicopters as a part of this Garud exercise. Fine. So professional interaction, exchange of experiences and enhancement of operational knowledge. उसी के साथ strengthening bilateral relations between in two countries, that is India and France. अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, अगर हम डिफेंस या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, क्या बोला मैंने? अगर हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं, so leading countries in the world which are leading in the world in terms of export, इंपोर्ट की बात नहीं कर रही हूं मैं, एक्सपोर्ट की बात कर रही हूं, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, तो उसमें पहले पोजीशन पे नंबर 1 पे आता है यूएसए एंड नंबर 2 पे आता है फ्रांस. ये चीज याद रखिएगा. अगर हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, इन दैट रिगार्ड यू नीड टू रिमेंबर कि नंबर 1 पे आता है यूएसए एंड नंबर 2 पे आता है आपका फ्रांस. सो इन दिस रिगार्ड बायलैटरल रिलेशंस मजबूत करना भारत के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रांस. अगर यूएसए और रशिया के बाद हमारा कोई स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पार्टनर है तो डेफिनेटली वी कैन क्लेम इट इज फ्रांस. ओके, सो इन दैट रिगार्ड प्रोफेशनल इंटरेक्शन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट करना, एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, एनहांसमेंट ऑफ ऑपरेशनल नॉलेज, मतलब एक्चुअली जब आप बैटलफील्ड में उतरते हो, जब आप एक्चुअली ओपोनेंट्स को फेस करते हो, वहां पे आपके एप्लीकेशन स्किल्स या फिर वहां पे आपके क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज को एक्सचेंज किया जाता है, टेक्निक्स को शेयर किया जाता है
at the same time strengthening bilateral relations between the two countries, that is India and France. Enhance mutual understanding, cooperation and interoperability was the core principle of this Garud exercise. तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि गरुड़ शक्ति इज डिफरेंट, गरुड़ इज डिफरेंट। तो जहां पे हमने शक्ति रिलेटेड आर्टिकल्स या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस पढ़े, उसमें एक था गरुड़ शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, द अदर वन वाज उदार शक्ति बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, तीसरा था मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका। मित्र आप याद रख सकते हो, इंडिया का नेबर श्रीलंका। तारंग शक्ति मल्टीलैटरल या फिर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, एंड वी टॉक्ड अबाउट शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो आई होप इनमें आपका कंफ्यूजन नहीं होगा आज के बाद। एंड नाउ वी टॉक्ड अबाउट गरुड़ एक्सरसाइज विच इज डिफरेंट फ्रॉम गरुड़ शक्ति, जहां पे भारत के साथ फ्रांस इन्वॉल्व है, जो कि कंडक्ट हुआ था एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में, भारत में। एंड उसका मेन मकसद या फिर अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी को एनहांस करना, एंड बेस्ट एक्सपीरियंसेस या फिर बेस्ट नॉलेज एंड टैक्टिक्स को शेयर करना, एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ। ओके, एंड यस डेफिनेटली कौन से इक्विपमेंट्स मतलब प्रेजेंट किए गए थे ऑन पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन दिस एक्सरसाइज, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फाइन, नाउ एडवांटेजेस यहां पे हम बात कर रहे हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। फाइन, दैट इज Mi-17 हेलीकॉप्टर्स। तो यहाँ पे हम आपको पिक्चर दिख रहा है Mi-17 हेलीकॉप्टर का। उसके एडवांटेजेस क्या है? वर्सेटैलिटी, वर्सेटाइल है, वेरियस ऑपरेशंस में आप उसको यूज कर सकते हो। कार्गो लिफ्टिंग एनेबल होता है इस हेलीकॉप्टर के जरिए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कैन आल्सो बी कंडक्टेड, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? वर्सेटाइल। मतलब काफी मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए, मल्टीपल मकसद के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट मेक्स इट वर्सेटाइल। इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट इन डाइवर्स वेदर कंडीशंस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी ये ऑपरेट किया जा सकता है, विच इज इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ Mi-17 हेलीकॉप्टर्स। ओके, हाई पेलोड कैपेसिटी, रिलेटिवली लो कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे हमें कॉस्ट सेव करनी भी इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे लिए कॉस्ट सेव करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, robust design allowing for landing on unprepared surfaces. So these are the special features or advantages with respect to Mi-17 helicopters, light combat helicopters. ये advantages आपको याद रखने हैं क्योंकि ये नया है in that regard. Next article, next military exercise we are talking with respect to Nazim al-Bahar 2024 which took place between India and Oman. अब ये एक्सरसाइज इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसका मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट है, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स रिगार्डिंग यूपीएससी एग्जाम। क्योंकि अगर आप यहाँ एक कंट्री को गौर करते हो, दैट इज ओमान, इसका कॉन्टेक्स्ट और कहां पे आता है? जीसीसी, जिसपे यूपीएससी ने इसके पहले सवाल पूछा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या चीज है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इज अ ग्रुप ऑफ 6 मेंबर कंट्रीज इन द गल्फ रीजन, जिसमें से ओमान भी एक कंट्री है। तो इस एक्सरसाइज की खासियत यह है कि ओमान ये इकलौती एक कंट्री है अमंग द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज which has engaged into bilateral military exercise with India. I repeat once again, Oman is the only country in the Gulf Cooperation Council GCC out of 6 Gulf countries जो भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है या फिर बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज में एंगेज्ड है। That makes this exercise very important from our UPSC prelims context, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स की बात नहीं चल रही है, डिफेंस की बात नहीं चल रही है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ योर IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये पॉइंट आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। अब अगर हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की खासियत की बात करते हैं, सो इन दैट रिगार्ड यू नीड टू नो कि ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो एस्टैब्लिश किया गया है बिटवीन 6 गल्फ कंट्रीज इन द गल्फ रीजन, उसका मेन मकसद है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स को मैनेज करना।
मतलब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं, एनकाउंटर किए जाते हैं बाय द 6 गल्फ कंट्रीज, उसको डील करना, टैकल करना एंड उन पर सॉल्यूशंस लाना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और अंडरलाइंग प्रिंसिपल बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो 6 कंट्रीज है उसमें से एक कंट्री है एंड इकलौती कंट्री है ओमान, व्हिच हैज एंगेज्ड इनटू अ बायलैटरल एक्सरसाइज विद इंडिया। यहां पे आपको मैप में दिख रहा होगा गल्फ ऑफ ओमान, राइट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट और इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशिंग फीचर इन द इंडियन ओशन रीजन। अगर हमें गल्फ कंट्रीज के साथ जुड़े रहना है, हमारे रिलेशंस अच्छे रखने हैं भारत को, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पीस एंड इंटीग्रिटी इन दिस रीजन, दैट इज इन द गल्फ रीजन। तो वहां पे गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, उसको सराउंड करने वाली गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, तो ये सारी गल्फ कंट्रीज, 6 गल्फ कंट्रीज मिला के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा है, जिसमें से एक ओमान भी है। एंड ओमान उसमें से इकलौता ऐसा, मतलब इकलौती ऐसी कंट्री है which has engaged in relations with India, engaged into military relations with India. Fine, so that makes this article very important. So Nassim Al Bahar 2024 exercise between India and Oman, which took place in Goa in the year 2024. Landmark point है ये, याद रखना है आपको। It took place in 2 phases, that is harbor phase followed by sea phase. तो 2 phases में exercise conduct हुई थी, harbor phase and sea phase. INS Trikand and Dornier maritime patrol aircraft participated with the Royal Navy of Oman vessels Al Seeb. The aim of this exercise is enhancing interoperability, fostering mutual understanding, strengthening cohesion between Indian Navy and Royal Navy of Oman. Cohesion यानी कि collaboration, cooperation या फिर friendly relations, okay? क्योंकि ये दोनों कंट्रीज किससे रिलेटेड है, IOR से रिलेटेड है, इंडियन ओशन रीजन से रिलेटेड है। तो इंडियन ओशन रीजन में चाइना का बढ़ता डोमिनेंस देख या फिर अदर चीजों का इन्वेजन देखते हुए हमें ओमान के साथ रिलेशंस बनाए रखना या फिर और स्ट्रेंथन करना, ये डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेंटेन आवर रॉयल्टी इन द इंडियन ओशन रीजन। सो यस, रिगार्डिंग दैट और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट. This exercise further reaffirms India's commitment to constructive collaboration and mutual growth with like-minded nations in the Indian Ocean regions. So ultimately, it helps to link other countries in the Indian Ocean region and to maintain the sovereignty or the high pride of India in Indian Ocean region. Harbor phase में क्या हुआ था? Personnel from both navies engaged in professional interactions, including subject matter expert exchanges and planning conferences. तो फेज 1 हार्बर फेज में क्या हुआ था? एक्चुअली कोई डिस्प्ले हुआ था क्या किसी इक्विपमेंट का या फिर किसी मिलिट्री एक्सरसाइज का? तो नहीं। तो वहां पे कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट हुए थे जहां पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया एंड एक दूसरे के बेस्ट एक्सपीरियंसेस या फिर बेस्ट नॉलेज को पुट फोर्थ किया, डिस्प्ले किया. In addition, sports fixtures and social engagements were also held as a part of harbor phase. And sea phase में क्या हुआ था? Both ships carried out various evolutions, including gun firings at surface inflatable targets, close-range anti-aircraft firings, maneuvers, and replenishment at sea approaches. What do you mean by replenishment at sea approaches? मतलब मान के चलो अगर किसी शिप में फूड आइटम्स खत्म हो गए हो या फिर उस शिप का फ्यूल खत्म हो गया हो, तो इन दैट केस replenishing the fuel and or replenishing the food items, that becomes part of your replenishment at sea approaches exercise. तो इन सारी चीजों को एनेबल किया गया था. ये सारी चीजें किस जरिए, मतलब किस बेस्ट टेक्निक से प्रैक्टिस की जा सकती है या फिर कंडक्ट की जा सकती है, इसके बारे में कोलैबोरेशंस एंड इसके बारे में डिस्प्ले एग्जीबिशंस हुए थे इन द सी फेज, बराबर. एंड हार्बर फेज में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एक्सचेंजेस एंड कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट हुए थे. यहां पे एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का डायग्राम दी गई है. सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग, उसकी आइडिया आपको मिले इसके लिए यह डायग्राम यहां पे डिस्प्ले की गई है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन. अब नाम में ही है डेजर्ट एंड ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज फर्स्ट ऑफ द एडिशन ऑफ 2024. तो 2024 में आफ्टर तारंग शक्ति वी फाइंड द फर्स्ट एडिशन ऑफ डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज एज वेल. नाम में ही आधी चीजें आपको क्लियर हो जाती है. डेजर्ट साइक्लोन, दैट इज इट इज रिलेटेड टू अ डेजर्ट टेरियन. वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेजर्ट लैंडफॉर्म. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट.
ओके, डेजर्ट साइक्लोन की हम बात कर रहे हैं. सो इट वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इट्स काइंड. इट टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. It took place at Thar Desert last year 2024 in Rajasthan. The United Arab Emirates contingent is being represented by troops from Zayed 1st Brigade, and the Indian Army contingent comprised 45 personnel is being represented by a battalion from the Mechanized Infantry Regiment. तो represent किसको किसने किया था, इस चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया था. The aim of this exercise is to enhance interoperability in the sub-conventional operations, including fighting in built-up area in desert or semi-desert terrain. तो डेजर्ट जैसे इलाके में आप मतलब कॉम्बैट ऑपरेशन, टैक्टिक ऑपरेशंस या फिर काउंटर टेररिज्म जैसे ऑपरेशंस को कैसे कंडक्ट करोगे, इस रिगार्डिंग प्रैक्टिस या फिर इस रिगार्डिंग मिलिट्री कोलैबोरेशन कंडक्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन. सो इट्स मेन एम, मेन मकसद क्या था इस एक्सरसाइज का? एनहांस इंटरऑपरेटेबिलिटी इन सब कन्वेंशनल डेजर्ट टेरियन. तो डिफिकल्ट टेरियन में जैसे कि डेजर्ट इलाका हो गया, तो वहां पे आप इंटरऑपरेटेबिलिटी को कैसे बेस्ट तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हो. सो उस रिगार्डिंग ट्रेनिंग इस एक्सरसाइज में दी गई थी. Drills planned to be rehearsed during exercise Desert Cyclone include establishment of a joint surveillance center, cordon and search operations, domination of built-up area and heliborne operations. तो इन सारे operations का जिक्र या फिर इन सारे operations को conduct किया गया था, execute किया गया था under Desert Cyclone exercise which took place in Rajasthan. And राजस्थान में थार डेजर्ट में, याद रखना है आपको. Fine? Next military exercise Pitch Black 2024, लोकेशन ऑस्ट्रेलिया. हर 2 साल में ये एक्सरसाइज होती है. दिस मेक्स दिस एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट. कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट वो मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज एनुअल एक्सरसाइज दैट इज टेक्स प्लेस एवरी ईयर, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज हर 2 साल में होती है, हर 2 साल में एक बार होती है. यहाँ पे हम पिच ब्लैक एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया. अब ऑस्ट्रेलिया का अगर हमने एंगल देखा तो ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है या फिर सुर्खियों में रहा है 2024 में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाज द कंट्री टू गिव वैक्सीन रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर. अगर हम ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ेंगे, बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ेंगे हम, वहां पे हम ऑस्ट्रेलिया का कंट्रीब्यूशन जब देखते हैं दैट मेक्स क्लियर कि ऑस्ट्रेलिया मेडिकल साइंसेस में या फिर डिफेंस में काफी ज्यादा उन्नति या फिर तरक्की कर रहा है. फाइन. So in that case, Australia was the one country in the entire world जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर पे वैक्सीन डेवलप की थी and it is going to provide or make available that vaccine to all the countries across the world. Fine. So ये exercise Pitch Black location it took place in Australia last year. It takes place every 2 years. It is organized by Royal Australian Air Force RAAF. Over 140 planes from around 20 countries. कितने countries का participation था? 20 countries से 140 planes were part of this exercise. Are taking part in the year's drill that is 2024, which is the biggest one in the 43-year-long history of the event. India sent Su-30 MKI fighter jet with other aircrafts like F-35, F-22, F-18, F-15, Gripe and Typhoon. तो इन सारे इक्विपमेंट्स का पार्टिसिपेशन या फिर डिस्प्ले भारत ने किया था पिच ब्लैक एक्सरसाइज में विच टुक प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर. एंड ये हर 2 साल में ऑस्ट्रेलिया में ही कंडक्ट होता है. इट इज कंडक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स. इट हैज मॉडर्न इजरायली इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज फ्रेंच एंड इंडियन सिस्टम्स एज वेल. It is a big international military event meant to make involved countries more ready for battle and strengthen ties between them. अल्टीमेटली इसका मकसद क्या होगा कि जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो आपस में फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखें, वो आपस में एक दूसरे के एयरफोर्स या फिर एयर इक्विपमेंट्स के टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर उसके एडवांसमेंट के बारे में डाटा एंड इंफॉर्मेशन शेयर करें. सो दैट इज द मेन अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ऑस्ट्रेलिया, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स. लास्ट ईयर 20 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड उन 20 कंट्रीज ने कुल मिला के 140 प्लेन्स को डिस्प्ले किया था. एंड भारत ने किनको डिस्प्ले किया था इस एक्सरसाइज में, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर यूपीएससी. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, 20th edition of exercise Yuddha Abhyas, which took place in 2024. Now this is a bilateral exercise between India and USA, and it took place in Rajasthan last year in 2024. सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, उसके बाद इट फोकसेस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन अ सेमी डेजर्ट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमने 2-3 ऑपरेशंस देखे जो डेजर्ट रिलेटेड टेरियर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने रिसेंटली देखा डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज विच इज टॉकिंग अबाउट कॉम्बैटिंग एंड टैक्टिक एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी इन द डेजर्ट लोकेशन। अब हम बात कर रहे हैं युद्ध अभ्यास के बारे में, जो अगेन डेजर्ट एरिया या फिर सेमी डेजर्ट टेरियन के बारे में बात कर रहा है, मेंशन कर रहा है। सो फोकसेस ऑन काउंटर टेररिज्म। कहा काउंटर टेररिज्म, किस टेरियन में, किस लैंडफॉर्म में, डेजर्ट लैंडफॉर्म में, बराबर। जॉइंट रिस्पॉन्सेस टू अ टेररिस्ट एक्शन, जॉइंट प्लानिंग एंड कंबाइंड फाइल्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस दैट सिमुलेट रियल वर्ल्ड काउंटर टेररिज्म मिशंस, enhance defense cooperation, further augmenting bilateral relations between the two friendly nations, that is India and USA। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है आपको युद्ध अभ्यास एंड डेजर्ट साइक्लोन के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है दैट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएई, एंड युद्ध अभ्यास इज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए फॉर दैट पर्पस। युद्ध अभ्यास का 20th एडिशन था, whereas डेजर्ट साइक्लोन का यहाँ पे फर्स्ट एडिशन था। दैट मेक्स दिस डेजर्ट साइक्लोन वेरी स्पेशल फॉर द ईयर 2024 एंड फॉर योर प्रीलिम्स 2025, क्योंकि ये पहला एडिशन था, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा बनते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यस दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे यूएसए इन्वॉल्व है एंड हर एक मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर हर एक डिफेंस इक्विपमेंट जो हमने यूएसए से इनकॉर्पोरेट करके बनाया हो या फिर यूएसए की टेक्नोलॉजी लेके बनाया हो या फिर डायरेक्टली यूएसए से इंपोर्ट किया हो, ऑल दोज एक्सरसाइजेस एंड इक्विपमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां पे इंडिया एंड रशिया की बात होती है, इंडिया एंड यूएसए की बात होती है, इंडिया एंड फ्रांस की बात होती है, ये तीनों एंगल्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम द डिफेंस पर्सपेक्टिव ऑफ योर प्रीलिम्स। फाइन। सो युद्ध अभ्यास राजस्थान, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन सेमी डेजर्ट एनवायरनमेंट, एटलीस्ट इतना याद रखो, एंड उसका 20th एडिशन था 2024 में। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हॉपेक्स, 4th जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्शियन एयरफोर्स। तो किससे रिलेटेड है भाई? एयरफोर्स से रिलेटेड है। यहाँ पे आर्मी का कोई जिक्र नहीं है, आर्मी नेवी का मेंशन नहीं है, इट इज रिलेटेड टू एयरफोर्स। किनके बीच में? भारत एंड इजिप्ट के बीच में। एक्सरसाइज का नाम क्या है? हॉपेक्स एक्सरसाइज। ओके, इट टुक प्लेस इन इजिप्ट लास्ट ईयर इन 2024। इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट्स, C-17 Globemaster and IL-78 tankers participated in this exercise। अब अगर आपको इमेजेस देखने हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो राफेल फाइटर जेट्स, जिनका मकसद क्या होता है, जिनका एडवांटेज क्या होता है, दे कैन कैरी एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, न्यूक्लियर एंड एंटी-शिप मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स। तो यहाँ पे खासियत यह है कि एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्शन या फिर डिस्प्ले भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस राफेल फाइटर जेट्स। Then it has 30 mm cannon that can fire up to 2500 rounds per minute। इतनी high efficiency है इस राफेल जेट की, that you need to remember। Then C-17 Globemaster, long range heavy lift strategic transport aircraft, transport aircraft है ये, okay? ये याद रखना है। And in that regard IL-78 tankers, रिफ्यूलिंग करना इनका मेन मकसद होता है, मेन पर्पस होता है। सो द IL-78 कैन रिफ्यूल एट अ रेट ऑफ 500 to 600 लीटर्स पर मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी एनहांस्ड एफिशिएंसी इसकी है। IL-78 टैंकर्स, इनकी रिफ्यूलिंग एफिशिएंसी या फिर रेट कितना है? 500 to 600 लीटर्स पर मिनट। इट कैन कैरी अप टू 118 tons ऑफ फ्यूल एट वन टाइम and it can simultaneously refuel 3 fighter aircrafts। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये जो IL-78 टैंकर्स है वो एक साथ एक टाइम पे स्पॉन्टेनियसली 3 एयरक्राफ्ट्स को रिफ्यूल कर सकता है। इतनी हाई एफिशिएंसी या फिर प्रिसीजन इस चीज का है। सो दीज इक्विपमेंट्स, दीज डेवलपमेंट्स हैड बीन displayed in the exercise HOPEX which took place in Egypt last year। So once again I repeat, Indian Air Force ने किसको एग्जिबिट किया था? राफेल फाइटर जेट्स, C-17 Globemaster and IL-78 tankers were exhibited as a part of this exercise। Advantages to promote bilateral and regional cooperation between India and Egypt,
improve interoperability, and at the same time encourage sharing best practices and tactic operations या फिर tactic mechanisms. So sharing of data and tactics, interoperability and bilateral regional cooperation को बनाए रखना and maintain करना, strengthen करना, those were the main advantages या फिर motives of this exercise. That is exercise HOPEX between India and Egypt related to Air Force. Okay. Moving to the next exercise, military exercise, SIMBEX between Singapore and maritime. It is Singapore India maritime bilateral exercise. Bilateral exercise है भारत एंड सिंगापुर के बीच में. मिलिट्री या फिर मैरिटाइम एक्सरसाइज है, ये याद रखना है. It took place at विशाखापट्टनम in the Bay of Bengal last year in 2024. यानी कि 2024 में भारत में कंडक्ट हुई थी एक्सरसाइज सिम्बेक्स. It took place in two phases, हार्बर फेज एंड सी फेज. तो हार्बर फेज हुआ था विशाखापट्टनम में एंड सी फेज वाज कंडक्टेड इन बे ऑफ बंगाल. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. एम, एनहांस इंटरऑपरेटिबिलिटी, इंप्रूविंग मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड फॉस्टरिंग कोऑपरेशन टू एड्रेस कॉमन मैरिटाइम चैलेंजेस. अगर हम बे ऑफ बे या फिर मैरिटाइम रीजन की बात करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की सोवरेनिटी बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए, उन सिक्योरिटी चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, इलीगल माइग्रेंट्स या फिर इलीगल स्मगलिंग को डील करने के लिए व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन द इंडियन ओशन रीजन, इन सारी चीजों को डील करने के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है या फिर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर. So the harbor phase will include subject matter expert exchanges, again that is conferences and debates and discussions, sharing of data and information, and the sea phase will witness advanced naval drills including live weapon firings, anti-submarine warfare, anti-surface and anti-air operations, and seamanship evolutions and tactical maneuvers. Okay. नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि 2-3 बार पेपर में आई थी, हिंदू न्यूज़पेपर ने मेंशन की थी, एक्सरसाइज मैत्री बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, जिसका 13th एडिशन 2024 में कंडक्ट हुआ था. सो 13th एडिशन ऑफ मैत्री एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड एट टाक प्रोविंस इन थाईलैंड इन द ईयर 2024. तो पिछले साल जो एक्सरसाइज मैत्री कंडक्ट हुई थी वो थाईलैंड में कंडक्ट हुई थी, ना कि भारत में. ओके. लास्ट एडिशन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, दैट इज लास्ट एडिशन, दैट इज 12th एडिशन, वाज कंडक्टेड एट उमरोई मेघालय इन इंडिया. तो जो 12th एडिशन था एक्सरसाइज मैत्री का वो भारत में कंडक्ट हुआ था मेघालय में. ये भी पूछा जा सकता है. It will enhance combined capabilities in executing joint counter-insurgency terrorist operations in a jungle and urban environment. अब तक हमने जो स्पेसिफिक टेरियन ओरिएंटेड ऑपरेशंस देखे, दैट इज डिफिकल्ट टेरियन की, जहां पे हमने बात की, वहां पे हमने अभी तक जंगल या फिर अर्बन एनवायरनमेंट की बात नहीं की थी. We talked about desert terrain, we talked about hilly regions और inaccessible regions. यहाँ पे पहली बार हम जंगल एनवायरनमेंट या फिर अर्बन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं. That makes this exercise very important because it is training the militants specifically in jungle-like environment या फिर urban environment, and that is the speciality or the key feature, key highlighting point of this exercise. Exercise मैत्री between India and Thailand. 2023 में ये मेघालय में कंडक्ट हुआ था, 2024 में ये थाईलैंड में कंडक्ट हुआ था in the Tak province. So its main purpose is जंगल इलाके में और अर्बन एनवायरनमेंट में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को कैसे बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कैसे टैक्टिकल ऑपरेशंस को, इंटरऑपरेटिबिलिटी को एनहांस किया जा सकता है, उस सिलसिले में ट्रेनिंग दी जाती है या फिर पैरामीटर्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं अंडर दिस एक्सरसाइज. It focuses on high degree of physical fitness, joint planning and joint tactics, that is collaborative approach and physical fitness. Simply, बराबर? Creation of a joint operation center, establishing an intelligence and surveillance center, employment of drones and counter drone systems, securing of a landing site, small team insertion and extraction, special heliborne operations, cordon and search operations, room intervention drills. तो ये सारी चीजें are a part of this exercise, that is exercise Maitri. Maitri, that is friendship between India and Thai. And this exercise took place in Thailand
मेन पर्पस जंगल अर्बन एनवायरमेंट में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करना, रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स कंडक्ट करना, वो कैसे फैसिलिटेट किए जा सकते हैं विदाउट गेटिंग द एनिमी और विदाउट गेटिंग द ओपोनेंट नो अबाउट इट, तो ये सारी चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट की जाएगी। इसका मेन मकसद है फिजिकल फिटनेस को एनहांस करना, मसल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी को बढ़ाना, टैक्टिक्स को सुधारना एंड एट द सेम टाइम जॉइंट प्लानिंग एंड टैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। मतलब आप कैसे कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके टीम वर्क एग्जीक्यूट कर सकते हो, इस पे ट्रेनिंग देना। फाइन, सो दैट इज जॉइंट प्लानिंग एंड जॉइंट टैक्टिक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र, जिसका 13th एडिशन हुआ था 2023 में। याद रखिएगा ये 2024 के हिंदू न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था, इसीलिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। नाउ इंद्र एक्सरसाइज डिड नॉट टेक प्लेस इन 2024, बट यहां पे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत एंड रशिया, जहां पे इंडियन नेवी वाज रिप्रेजेंटेड बाय शिप्स लाइक INS रणवीर, INS सतपुड़ा एंड INS कामोर्टा, दैट मेक्स दिस एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, जो 2023 में हुई थी, ना कि 2024 में, बट जिसका जिक्र हमारे हिंदू न्यूज़पेपर ने 2024 में किया है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इंद्र एक्सरसाइज 2024 में नहीं हुई थी तो यूपीएससी में सवाल कैसे आया। यूपीएससी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बराबर। सो दैट इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। सो वी नीड टू प्रिपेयर व्हाट इज इन आवर हैंड्स। तो हमारे हाथ में जितना है, 2024 के हिंदू ने जितना कवर किया है, एटलीस्ट बेयर मिनिमम हम उतना करने की कोशिश कर सकते हैं। So exercise Indra between India and Russia for that purpose took place in Bay of Bengal in year 2023, not in 2024. Indian Navy was represented by ships like INS Ranveer, a guided missile destroyer, INS Satpura, indigenous frigate, and INS Kamorta, an indigenous anti-submarine warfare corvette. The Indra exercise benefits India by preparing the army to face current and future security challenges in its neighborhood. It also helps to maintain peace and stability in the region. So इसका मेन मकसद क्या है? सिक्योरिटी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, कैसे डील किया जा सकता है। इन दैट केस पीस एंड स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए what best can be done on the part of Indian Navy that has been executed and implemented under the platform of Indra exercise, which is a bilateral joint military exercise between India and Russia, and it is related to Indian Navy. ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। It is not related to Air Force. ज्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हमने डिस्कस की है, they were related to Air Force. बट यहाँ पे जहां पे हम इंद्र एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन लीड कर रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू नेवी, याद रखिएगा। सो INS सतपुड़ा एंड INS कामोर्टा, इसके इमेजेस है यहाँ पे, आप विजुअलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ यहाँ पे बायलैटरल एक्सरसाइजेस का सिलसिला खत्म होता है, या फिर हम वहां पे हॉल्ट करते हैं एंड वी मूव टुवर्ड्स ब्रॉडर एंगल ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जहां पे हम पहला पॉइंट ये डिस्कस करते हैं कि इंडियन नेवी इज सेट टू जॉइन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज विच इज रिमपैक, रिम पैसिफिक ओशन रीजन। तो यहाँ पे 2024 में एक्सरसाइज हैड ओवर 150 प्लेन्स, 40 सरफेस शिप्स, 3 सबमरीन्स, people from over 29 countries and a total of 25,000 people which were part of this RIMPAC exercise. The INS शिवालिक, very very important. तो रिम्पैक में जहां पे भारत ज्वाइन कर रहा है, इंडियन नेवी ज्वाइन कर रही है, हमारा रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? INS शिवालिक ने किया था। So INS शिवालिक, a guided missile stealth frigate that was planned and built in India, shows how technically advanced and flexible the Indian Navy is. तो इंडियन नेवी की शान जिसने मेंटेन की थी या रिप्रेजेंट की थी इस रिम्पैक एक्सरसाइज में, दैट वाज INS शिवालिक, एंड दैट इज कंप्लीटली प्लान्ड एंड बिल्ट इन इंडिया। दैट इज टेक्नोलॉजी भी भारत की है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के केस में आप इसका एग्जांपल डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। टेक्नोलॉजी भी इंडिया की है एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन भी भारत में ही हुआ है। INS शिवालिक which was represented in the exercise RIMPAC. The frigate was sent to Pearl Harbor to take part in different parts of the RIMPAC 2024. It had been sent to key areas like the South China Sea and the North Pacific Ocean before. South China Sea जहां पे हमारा जिक्र या हमारा प्रेजेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जहां पे फिलहाल डिस्प्यूटेड रीजन है, बिकॉज चाइना क्या कर रहा है, चाइना क्लेम कर रहा है कि 90% इलाका साउथ चाइना सी का
एंटायरली चाइना को बिलोंग करता है। तो जाहिर सी बात है जो नेबर्स है साउथ चाइना सी के एंड जो इंडियन ओशन को बनाए रखने के लिए या फिर इंटीग्रिटी इंडो पैसिफिक की बनाए रखने के लिए जो नेशंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज इंडिया हो गया, फॉर दैट केस रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, all those countries stood against China for its claim, that is the claim of 90% of the region of South China Sea entirely belongs to China. तो ultimately South China Sea किस लिए important है? For critical minerals. South China Sea has rich reserves of critical minerals, जिसकी वजह से strategically वो काफी ज्यादा important location बन जाता है हमारे वर्ल्ड मैप पे। इसलिए मेजॉरिटी कंट्रीज या फिर मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए, इंक्लूडिंग रशिया एंड ऑल्सो कंट्रीज लाइक इंडिया, यस दे आर इंटरेस्टेड इन दिस रीजन दैट इज साउथ चाइना सी, क्योंकि वहां पे याद रखिएगा Malacca Strait is the only integrity between Indian Ocean and the Pacific Ocean to maintain trade after Panama Canal, बराबर। So in that regard this point becomes very important for your national integrity and international relations angle. Next exercise, Indian Army conducts पर्वत प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज इन लद्दाख। अब यहाँ पे दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे आर्टिकल में। पर्वत प्रहार एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट हुआ था? लद्दाख में कंडक्ट हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस इन केस ऑफ डिफेंस क्वेश्चंस थोड़े बहुत कम है व्हेन यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यूपीएससी एग्जाम्स, बट हाँ अदर एग्जाम्स जैसे कि स्टेट सिविल सर्विसेज की अगर बात करते हैं तो डायरेक्टली भी वहां पे सवाल पूछा जा सकता है कि रिस्पेक्टिव मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड इन 2024 एट व्हिच प्लेस। इट बिकम्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, बट यस वी कैन नॉट इग्नोर द पॉसिबिलिटी। तो एक्सरसाइज पर्वत प्रहार टुक प्लेस इन लद्दाख इन प्रीवियस ईयर 2024। मेन मकसद था हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड ऑपरेशंस। तो हाई ऑल्टीट्यूड में वॉरफेयर टैक्टिक्स को, वॉरफेयर टेक्निक्स को बढ़ाना, सुधारना, दैट वाज द मेन मोटो ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग रेडीनेस नियर द इंडो चाइना बॉर्डर एंड टैंक्स लाइक T-72 and T-90, K-9 Vajra T, self-propelled hot swizzers, unmanned aerial vehicles, swarm drones, loitering munitions, anti-air defense systems all were the part of this exercise. तो इस कॉन्टेक्स्ट में T-72, T-90, K-9 वज्र T सेल्फ प्रोपेलेंट्स, एटलीस्ट ये तीन नाम आपको डेफिनेटली याद रखने हैं व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पर्वत प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज। एंड इस एक्सरसाइज का मकसद ये था कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर टैक्टिक्स को बढ़ाना, टेकिंग इनटू अकाउंट द इंडो चाइना डिस्प्यूट और द इंडो पाक डिस्प्यूट, ओके, द डिस्प्यूटेड बॉर्डर underlying Jammu Kashmir and Ladakh region. So in that case this article becomes very important in North India, taking into context North India in military equipments or military defense activities. Next exercise Malabar, जिसका 28th edition हुआ था 2024 में। एक्सरसाइज मालाबार which involves India, United States, Japan and Australia. तो यहाँ पे ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ये बायलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल या फिर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जहां पे मोर देन 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व। सो मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया याद करके रखिएगा। विच कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ मालाबार एक्सरसाइज, या फिर वो यूं पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस और विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। तो वहां पे आपको पहले पता होना चाहिए कि हु आर द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके। जिसका 28th एडिशन हुआ था, कहा हुआ था? बे ऑफ बंगाल में हुआ था। एक्सरसाइज इज अलाइंड विद द इंडियन गवर्नमेंट्स विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर इनिशिएटिव। सागर इनिशिएटिव क्या था? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। ऑल मतलब यहाँ पे किनको रिप्रेजेंट किया गया है या फिर किनको इंडिकेट किया गया है? ऑल द रीजन्स अंडरलाइंग और सराउंडिंग द इंडियन ओशन रीजन। सो जो सारी कंट्रीज इंडियन ओशन रीजन को सराउंड करती है उनमें ये चीज या फिर उनमें ये इंसेंटिव जगाना कि होल इंडियन ओशन रीजन कोलैबोरेटली बिलोंग्स टू ऑल, इट डज नॉट बिलोंग होल एंड सोल टू वन स्पेसिफिक कंट्री। इस चीज को प्रोपैगेट करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व है, जो भी बॉर्डर कंट्रीज है, उनमें कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एंड फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने के लिए ये सागर इनिशिएटिव स्पॉन्सर किया गया था, अल्टीमेटली टेकिंग इनटू अकाउंट द सिक्योरिटी क्राइसिस एज वेल, ओके। So security and
एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर इनिशिएटिव का एक हिस्सा था एक्सरसाइज मलाबार, और मलाबार एक्सरसाइज वाज अ पार्ट ऑफ सागर इनिशिएटिव। It reflects India's growing engagement with like-minded nations in the Indian Ocean region. Live weapon firing, complex surface, anti-air and anti-submarine warfare drills and joint maneuvers were conducted or were part of this exercise. High-tempo event will witness participation by destroyers, frigates, corvettes and fleet support ships along with long-range maritime patrol aircraft, jet aircraft, integral helicopters and submarine assets. So, यहाँ पे मलाबार एक्सरसाइज आपको याद रखनी है, कंट्रीज याद रखनी है, कहाँ कंडक्ट हुआ था, पार्ट ऑफ सागर इनिशिएटिव। सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कौन सा रीजन? इंडियन ओशन रीजन। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ओके, वी कंक्लूड विथ ऑल द मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ 2024 जो आपके हिंदू न्यूज़पेपर में मेंशन किए गए थे। आप बोलोगे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो काफी सारी है, डेफिनेटली देयर आर मेनी, बट वी नीड टू एटलीस्ट डू द बेयर मिनिमम, दैट इज व्हिच वर पार्ट ऑफ योर न्यूज़पेपर और व्हिच वर पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स इन द 2024। तो उन सबको हमने यहाँ पे कवर किया है। वी स्टार्टेड विद बायलैटरल एक्सरसाइजेस जिनमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, फिर हमने मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस डिस्कस की लास्टली, and finally we completed and concluded the military exercises of 2024. I repeat, आप यूपीएससी दो या फिर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम दो, सारे एग्जाम्स के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये डिफेंस एक्सरसाइजेस काफी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहीं पे भी फालतू फिजूल का टाइम वेस्ट नहीं किया है। इन दैट केस वी कवर्ड ओनली दोस टॉपिक्स और दोस पॉइंट्स जहां पे एग्जाम ने सवाल पूछा था या पॉसिबिलिटी है पूछने की। जो सवाल आज तक पूछे गए हैं एंड जो सवाल फ्यूचर में 2025 में पूछे जा सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वी कवर्ड ऑल द डाटा रिगार्डिंग द मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ 2024। अब यहां से आगे हम शुरुआत करते हैं द इंपॉर्टेंट समिट्स ऑफ 2024 व्हिच वर कंडक्टेड, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेंट था या फिर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काफी डोमिनेंट या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट फॉर दैट। Okay, we start with NATO summit. So in that regard, North Atlantic Treaty Organization, NATO summit. NATO summit का ओरिजिन कहां से हुआ था? NATO summit originated from the Washington Treaty. याद रखिएगा, 12 फाउंडिंग कंट्रीज थी NATO summit की। वॉशिंगटन ट्रीटी से इसका ओरिजिन होता है। ओके, वॉशिंगटन ट्रीटी याद रखना है। जब नाटो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, देयर वर 12 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज रिलेटेड टू नाटो समिट, नाटो ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसका ओरिजिन या फिर इसका जन्म होता है वॉशिंगटन ट्रीटी से। सो हेडक्वार्टर्स है इसके ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सिग्निफिकेंस 75 इयर्स ऑफ फॉर्मेशन। 2024 में नाटो के फॉर्मेशन को 75 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, जहां पे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस या फिर स्पेसिफिक समिट्स जिनको 25 इयर्स कंप्लीट होते हो, 75 या फिर 100 साल कंप्लीट होते हैं, वो एक्सरसाइजेस या फिर वो समिट्स, वो रिपोर्ट्स हमारे लिए काफी ज्यादा 1 आवर। यस, हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम, सिग्निफिकेंस 75 इयर्स ऑफ फॉर्मेशन। तो जहां पे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, जहां पे 75 इयर्स लगते हैं, 100 साल लगते हैं, वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, बराबर। सो स्वीडन हैज जॉइंड नाटो एज इट्स 32nd मेंबर। तो नाटो की खासियत यही थी 2024 में कि स्वीडन ने उसको ज्वाइन किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था एज 32nd मेंबर। ओके, outlay political and military alliance of 32 countries from Europe and North America. It is founded on the principle of collective defense. तो principle क्या है? What is the underlying theme of NATO summit? Collective defense. Article 5 of the treaty.
EU यूरोपियन यूनियन मेंबर्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ नाटो। अब यहाँ पे ये चीज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने 2024 का पेपर गौर से नोट किया होगा तो जो प्रेजेंट है उससे ज्यादा यूपीएससी के लिए ये फेवरेट होता है कि हु आर नॉट पार्ट ऑफ दिस समिट और हु आर नॉट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट। सिमिलर ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट सराउंडिंग नॉर्थ सी। ये सवाल था 2024 के प्रीलिम्स का। सिमिलर यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन की कौन सी वो कंट्रीज है जो नाटो का हिस्सा नहीं है, who are not members of NATO. Okay, so those countries are Austria, Cyprus, Ireland and Malta. Fine. 31st member फिनलैंड था, 32nd member स्वीडन था। दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट से। सो नाटो जिसका ओरिजिन, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स या फिर फाउंडिंग कंट्रीज 12 थी, which originated from Washington Treaty, which has completed 75 years in 2024. यहाँ पे हेडक्वार्टर्स उसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। At the same time, Sweden has joined NATO as its 32nd member and 31st member वहां पे कौन था? Who was the 31st member of NATO? It was Finland. And which European Union countries are not part of NATO? ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। That is Austria, Cyprus, Ireland and Malta. ये भी आपको याद रखना है। So these are the possible questions and क्योंकि 75 years पिछले साल complete हुए हैं, we can expect a question on NATO in this prelims. We can expect. Okay. Next summit, BRICS summit, which took place in Russia. मतलब 2024 की लीडरशिप किसके पास थी? ब्रिक्स की रशिया के पास थी। एंड 2025 की किसको सौंपी गई है? ब्राजील को सौंपी गई है। दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। वो पूछ सकते हैं कि 2025 की अपकमिंग ब्रिक्स समिट की लीडरशिप या फिर चेयरमैनशिप किसके हाथों सौंपी है, या फिर हु विल लीड द चेयरमैनशिप और लीडरशिप ऑफ ब्रिक्स समिट 2025? उसका आंसर है ब्राजील। ओके, लोकेशन 2024 में ब्रिक्स समिट कहां कंडक्ट हुई थी? कजान, रशिया, जहां से साइन होता है आपका कजान डिक्लेरेशन जो हम देखने वाले हैं। यू कैन सी हियर Kazan declaration was the limelight or soul of this BRICS summit of 2024. इसमें कजान डिक्लेरेशन साइन हुआ था, वो क्या था वो हम देखेंगे इन शॉर्ट टाइम। Now what was the theme of BRICS summit 2024? जहां पे इंपॉर्टेंट समिट्स या फिर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट होते हैं, वहां पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी थीम आपको पता हो, related to certain important days, related to certain important events or summits in that year. तो यहाँ पे ब्रिक्स 2024 की थीम ये थी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। सो व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ 2024? मल्टीलैटरलिज्म, मतलब मल्टीपल नेशंस के साथ मल्टी अलायंस में एंगेज होना इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस। तो हर एक एंगल को जब हम कंसिडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में मल्टीलैटरलिज्म, दैट इज स्कोप बढ़ाना, स्कोप एक्सपांड करना, मोर एंड मोर कंट्रीज को इंकॉर्पोरेट करना, दैट वाज द अल्टीमेट मोटो ऑफ 2024 ब्रिक्स समिट। सो इट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। द कंट्रीज दैट जॉइंड ब्रिक्स इन 2024 वर इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड UAE। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। They can ask you which countries joined BRICS summit in 2024. उसमें से इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE, ये नाम आपको पता होनी ही चाहिए। Now the summit led to an outcome document called Kazan Declaration, which was adopted by all BRICS countries. अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि Kazan Declaration forms an important part और important aspect of your BRICS summit. तो ये Kazan Declaration था क्या? सो कजान डिक्लेरेशन का मेन मकसद था मल्टीलैटरलिज्म स्प्रेड करना इन अ डेमोक्रेटिक पैटर्न, इन अ डेमोक्रेटिक वे। सो दैट वाज द मेन मोटो ऑफ कजान डिक्लेरेशन। कजान डिक्लेरेशन का मेन मकसद यह था कि मल्टीलैटरलिज्म को प्रोपैगेट करना, स्प्रेड करना डेमोक्रेटिक तरीके से, in a more formalized and democratic way. Okay, so that was Kazan Declaration, which was adopted by all the BRICS countries in 2024. The New Development Bank, NDB, commonly described as the BRICS Bank, is a multilateral development bank established by Brazil, Russia, India, China and South Africa with the purpose of mobilizing resources for infrastructure,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन एंगेजिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट गौर करनी है, ब्रिक्स बैंक, ओके, या फिर नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जहां से पैसा स्पॉन्सर किया जाता है, फंड किया जाता है फॉर द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर ब्रिक्स, उसके फाउंडिंग कंट्रीज कौन थे, हु आर द फाउंडिंग मेंबर्स और हु आर द एस्टैब्लिशिंग पार्टनर्स ऑफ दैट बैंक, ओके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये नाम आपको याद रखने हैं। फाइन, सो दोज वर द इंपॉर्टेंट इनसाइट्स। 2025 की लीडरशिप ब्राजील के पास है, 24 में रशिया में कंडक्ट हुआ था, कजान डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था सारे ब्रिक्स मेंबर्स ने इन 2024 प्रीवियस ईयर में, एंड थीम क्या थी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट समिट, G7 समिट 2024। 50th G7 summit was conducted in the year 2024 last year in Italy। अब यहाँ पे एक चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, G7 समिट की जब हम बात करते हैं तो ये G7 समिट काफी बार इटली में कंडक्ट हुई थी। किस रिगार्ड में, किस एंगल में, किस कॉन्टेक्स्ट में, ये आपको ट्रैक करना, क्रोनोलॉजिकली याद रखना इंपॉर्टेंट है। So in that case, G7 summit of 2024, which was 50th G7 summit of that year, took place in Italy। Structure, G7 lacks a formal institutional structure। Formal institutional structure यानी कि G7 का कोई सेक्रेटेरिएट, कोई हेडक्वार्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है। So formal एक आउटले जो होना चाहिए किसी समिट के लिए, किसी इंटरनेशनल इवेंट के लिए, that is absent with respect to G7 summit। So it lacks formal institutional structure, that is, it does not have a permanent secretariat। Presidency, the presidency of G7 rotates annually among the members of its countries, among the member countries। Member countries कौन से है देखिएगा, Canada, France, German, Italy, Japan, US, UK and United States। India is not member to G7, remember। Initiatives like Hiroshima AI process highlights the G7's role in addressing emerging technological challenges in that regard। So in that regard, G7 summit becomes very important। वहां पे इंडिया पार्टिसिपेंट नहीं है, इंडिया is not a member to G7। यहाँ पे G7 2024 में इटली में कंडक्ट हुआ था, एंड इन दैट रिगार्ड प्रेसिडेंसी एनुअली रोटेट होती है, एंड उसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, दैट इज देयर इज नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस G7 समिट। ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं प्रीलिम्स के एंगल से। नेक्स्ट, अल्टीमेटली G20 समिट। G20 काफी इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। G20 समिट इन 2024 took place in Rio de Janeiro in Brazil। फाइन, G20 2024 ब्राजील, ये आपको याद रखना है। थीम क्या थी, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। सस्टेनेबल प्लैनेट यानी कि वो प्लैनेट जहां पे आप इनोवेशन कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हो, बट उसी के साथ आपको इस चीज में ध्यान रखना पड़ेगा कि यू आर नॉट डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट और इकोलॉजी फॉर दैट पर्पस, बराबर। सो बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। 19 member countries plus African Union and European Union are a part of G20 membership। The declaration addressed social inclusion, hunger and poverty related issues, energy transition, governance reform and acceleration of climate action। So these were the main points which were highlighted under the G20 summit which took place in Brazil in 2024, बराबर। यहाँ के थीम, मेन पॉइंट्स क्या थे, मेन हाइलाइटिंग पैरामीटर्स कौन से थे। 2025 में G20 का समिट कंडक्ट किया जाएगा साउथ अफ्रीका में, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो 2024 में 2024 में ब्राजील में कंडक्ट हुई थी, 2025 में साउथ अफ्रीका में G20 समिट कंडक्ट की जाएगी। थीम, बिल्डिंग अ जस्ट एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। मतलब ये एक चीज आप याद रख सकते हो, G20 का मेन अंडरलाइंग पैरामीटर था सस्टेनेबल वर्ल्ड। सो सस्टेनेबल वर्ल्ड इस थीम को ध्यान में रखते हुए द मेन अंडरलाइंग की अचीविंग पैरामीटर्स वर सोशल इंक्लूजन, इस चीज को अचीव करना, हंगर एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करना, एलिमिनेट करना, एनर्जी ट्रांजिशन दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ शिफ्ट करना, ट्रांजिशन करना, एनर्जी ट्रांजिशन, गवर्नेंस रिफॉर्म एंड एट द सेम टाइम एक्सेलरेशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। मतलब क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए जो भी फाइनेंसेस रिक्वायर्ड है, जो भी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, उसको फुलफिल करना, उसको एस्टैब्लिश करना।
So these all are the underlying parameters of G20 summit of 2024 which took place in Brazil and 2025 में कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा. ओके, नेक्स्ट COP29, वेरी इंटरेस्टिंग. COP29 समिट जो काफी एडिटोरियल्स में, काफी न्यूज आर्टिकल्स में 2024 के हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने कवर किए थे. नाउ COP29 कहां पे कंडक्ट हुआ था? बाकू, अजरबैजान. नाउ इन दैट रिगार्ड COP28 एंड COP30 कहां होगा? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके प्रीलिम्स के हिसाब से, राइट? सो दैट आल्सो यू नीड टू नो. सो इन दैट रिगार्ड COP29, COP28 and COP30. COP28 was conducted in Dubai, COP29 in Baku, Azerbaijan, and COP30 will be conducted in Brazil. These are the points which you need to remember. 28, 29, 30. 28 Dubai, 29 Baku, Azerbaijan, and 30 Brazil. थीम इन्वेस्टिगेटिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल, मतलब प्लैनेट ऐसा हो जिसमें इंसान हेल्दी तरीके से, हेल्दी पैटर्न से जी सके. दैट इज इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल. की इश्यूज क्लाइमेट फाइनेंस, मिटिगेटिंग गोल्स, एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज एंड स्टॉक टेकिंग. बराबर. नाउ ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव जिस पे काफी ज्यादा डिबेट हुआ था, क्रिटिसिज्म हुआ था, डिस्प्यूट्स हुए थे मेंबर कंट्रीज के बीच में, दैट मेन कॉन्टेक्स्ट वाज ट्रिपल फाइनेंस मैकेनिज्म. तो यहाँ पे ये बात हुई थी कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसका कंट्रीब्यूशन बेस बढ़ाना है. उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज अपना मतलब कंट्रीब्यूशन डालते हैं, अपना पैसा डालते हैं, उस कंट्रीब्यूशन बेस को, उस लिमिट को उनको एक्सपांड करना था, बढ़ाना था. सो दैट वाज द मेन इंटेंट, दैट इज ट्रिपल फाइनेंस. Triple finance to developing countries from the previous goal of $100 billion annually to $300 billion by 2035. अगर हमने 2035 तक ये फाइनेंस ट्रिपल किया तो ही हम क्लाइमेट मिटिगेशन के डेजिग्नेटेड स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं इन द अपकमिंग ईयर्स. ओके, सो सिक्योर एफर्ट्स of all actors to work together to scale up finance to developing countries from public and private sources. मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी पब्लिक प्राइवेट सोर्सेस से एंगेजमेंट या फिर कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम द डेवलप्ड कंट्रीज हैव टू मेक मोर कंट्रीब्यूशन एंड हैव टू एक्सपांड द कंट्रीब्यूशन बेस. किस कॉन्टेक्स्ट में? क्लाइमेट फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में, क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्ड में. एंड दिस वाज कलेक्टिवली नोन एज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट फाइनेंस. इसका टाइटल क्या था? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस. बराबर. सो दीज आर द एसेंशियल्स फॉर योर प्रीलिम्स रिगार्डिंग COP29. COP30 कहां पे होगा? ब्राजील में होगा. COP28 कहां पे हुआ था? दुबई में हुआ था. 29 हुआ था बाकू में. थीम है इन्वेस्टिंग, पैसा डालो ऐसे प्लैनेट को बनाने के लिए जो लिवेबल हो. ओके, इन दैट रिगार्ड क्लाइमेट फाइनेंस को एक्सपांड करना, उसको बढ़ाना, मिटिगेशन गोल्स को सेट करना, एस्टिमेटेड ईयर को सेट करना, एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज एंड स्टॉक टेकिंग में फैसिलिटेशन करना, दैट वर द मेन पैरामीटर्स और अंडरलाइंग मोटिव्स ऑफ COP29 ऑफ 2024. नेक्स्ट, सार्क समिट हेडक्वार्टर्ड इन काठमांडू, नेपाल. इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं हेडक्वार्टर्स कहां पे है. ओके, सो सार्क समिट विच इज हेडक्वार्टर्ड इन काठमांडू, नेपाल, इसका हेडक्वार्टर्स है. 8 मेंबर स्टेट्स आर अ पार्ट ऑफ दिस. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. The summits are usually held biennially. They aimed at promoting the welfare of the people, accelerating economic growth, social progress and cultural development and strengthening collective self-reliance. So what are the underlying goals or objectives of SAARC summit? And उसी context में prelims आपको और एक चीज पूछ सकती है कि SAARC specialized bodies रिस्पेक्टिव कंट्रीज में, रिस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज में कौन सी है. जैसे कि इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सार्क रिप्रेजेंटिंग बॉडी कौन सी है भारत में? SAU, दैट इज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, विच इज an established body of SAARC present in India, that is South Asian University, SAU. तो ये बॉडीज भी आपको याद रखनी है. मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन दिस. बराबर. तो उस रिगार्ड में सार्क का हेडक्वार्टर्स काठमांडू, नेपाल में है. मेंबर कंट्रीज कौन से है? 8 मेंबर कंट्रीज है.
एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस. दीज आर द अंडरलाइंग पैरामीटर्स ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन. एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई कि विच आर द स्पेशलाइज्ड बॉडीज ऑफ सार्क इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज, दैट इज इंडिया में दैट इज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी SAU. ढाका की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द रिप्रेजेंटिंग बॉडी. भूटान की अगर हम बात करते हैं सो दैट इज सार्क डेवलपमेंट फंड SDF. अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं सो दैट इज सार्को, दैट इज सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल. दिस यू हैव टू रिमेंबर. मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया जा सकता है, या फिर इसमें से कोई एक पॉइंट आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. So this correlations or established SARC bodies in the respective countries, in the respective places, you have to remember. Next, Asian Summit, location Vientiane, theme enhancing connectivity and resilience. Resilience and connectivity को बढ़ाना जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज फैसिलिटेट किया जा सकता है. बराबर. So members are Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. So these are the member countries of Asian Summit. Timor-Leste joined the ASEAN in 2022 as an observer. ASEAN has agreed in principle to accept Timor-Leste as its 11th member. So Timor-Leste has officially become the 11th member of Asian Summit. 2025 designated as Asian India Year of Tourism to boost socio-economic development. वहां पे implementation of Asian India Tourism Cooperation Work Plan, whose main target ambition या फिर main span is from 2023 to 2027. So these were the important points related to Asian Summit जो वियंटिन में कंडक्ट हुई थी प्रीवियस ईयर 2024 में. मेंबर कंट्रीज पे यहाँ पे सवाल बनना ज्यादा डिफिकल्ट है. इट कैन नॉट बी आस्क्ड हु आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन समिट, बट यस यहाँ पे लोकेशन पूछा जा सकता है, थीम पूछी जा सकती है, अंडरलाइन प्रिंसिपल पूछा जा सकता है. These three are the potential questions, but member countries पूछना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा अगर पूछा तो. SCO समिट वेरी इंटरेस्टिंग एंड जो चर्चा में थी लास्ट ईयर 2024 में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. बराबर. इसके बारे में काफी ज्यादा एडिटोरियल्स में भी हमने डिस्कशन किया था, इस पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी आया था न्यूज़पेपर में. सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट of 2024 becomes an important parameter for you all, and it was the 24th summit previous year, that is in 2024. Location Astana, Kazakhstan. SCO represents 40% of the world's population and over $23 trillion to global GDP. ये लाइन ऑलमोस्ट आपकी याद हो गई होगी क्योंकि ये लाइन हमने मल्टीपल आर्टिकल्स में हिंदू एनालिसिस के सीरीज में कवर की थी रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ SCO की SCO का सिग्निफिकेंस क्या है, एंड हर एडिटोरियल एंड हर आर्टिकल इस स्टेटमेंट से शुरू होता था. सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये काफी ज्यादा क्रूशियल भी है क्योंकि SCO 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड अगर हम वर्ल्ड ट्रेड या फिर ग्लोबल GDP की बात करते हैं सो $23 ट्रिलियन ग्लोबल GDP ये अकेले कॉन्ट्रीब्यूट हो रही है बाय द मेंबर कंट्रीज ऑफ SCO. ओके, मेंबर्स 10 मेंबर्स है, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिज, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. एंड वहां पे 10th मेंबर कौन सा था प्रीवियस ईयर? बेलारूस. So in 2024, Belarus has become the 10th member of SCO summit. Very important point. Definitely this is a key feature of your prelims क्योंकि इस बेलारूस के एडिशन पे 2 बार मेंशन किया गया था आपके हिंदू न्यूज़पेपर में, एक एडिटोरियल में और एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड आर्टिकल में. So ultimately this SCO summit and its new member becomes a key feature, highlighting point. Okay, so it has 10 members total as of now. पहले 9 members थे. प्रीवियस ईयर 2024 में बेलारूस की एडिशन हुई, मेकिंग इट अ ग्रुप ऑफ 10 मेंबर कंट्रीज. रेजोल्यूशंस ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, एंटी ड्रग स्ट्रेटेजी, एनर्जी कोऑपरेशन, economic development and cooperation in protected areas and ecotourism are the underlying features or target attention points of this summit.
तो यहाँ पे एससीओ की अगर हम बात करते हैं तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ट्रेड या इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं करता, तो वहां पे काउंटर टेररिज्म प्रोटोकॉल्स या फिर एजेंडास उस कॉन्टेक्स्ट में, उसी के साथ एनर्जी कोऑपरेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में भी डिस्कशन एंड डील्स की जाती है। दैट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बच्चों को इतना पता होता है कि यूएसडी 23 ट्रिलियन ग्लोबल जीडीपी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो इट माइट बी होल एंड सोल रिलेटेड टू इकोनॉमी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे काउंटर टेररिज्म, यहाँ पे एनर्जी कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक प्रोटोकॉल्स की भी बात हो रही है। ये पॉइंट आपको गौर करना है, जो मतलब बाकी बच्चे मिस कर सकते हैं। फाइन, so that was important for the day। यहाँ पे बेलारूस 10th member country and in that context location of 2024 वो आप ज्यादातर याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिम्स्टेक समिट, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का। फुल फॉर्म इज अल्टीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक। ओके, सो दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडिया। Who was the organization of this event, of this platform, of this summit? Ministry of External Affairs of India in collaboration with Confederation of Indian Industries CII। वेन्यू कहां कंडक्ट हुआ था? दिल्ली में कंडक्ट हुआ था। थीम क्या है? रीइन्विगोरेटिंग बिम्स्टेक, दैट इज स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। The summit will promote 3 objectives। अब इस समिट जो कंडक्ट हुई थी 2024 में दिल्ली में, इसके 3 प्राइम ऑब्जेक्टिव्स है। कौन से देखो, एक्शनेबल प्लान, मतलब सिर्फ स्ट्रेटेजीज नहीं होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए जो इंप्लीमेंट किया जा सके फॉर कॉम्बैटिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। सो दैट इज एक्शनेबल प्लान फॉर इंप्रूविंग ओवरऑल बिजनेस एनवायरमेंट। आइडेंटिफाई पोटेंशियल सेक्टर्स ऑफ कोलैबोरेशन, मतलब कौन से वो सेक्टर्स है जहां पे ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशन, दैट इज पार्टनरशिप्स कंडक्ट की जा सकती है, डील्स क्रैक की जा सकती है। सो उन एरियाज को, उन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना, दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस समिट। एंड एट द सेम टाइम लोकेट प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट पार्टिसिपेशन, दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना, दैट वाज आल्सो द की अंडरलाइंग फीचर ऑफ दिस समिट। बराबर। सो इन दिस रिगार्ड बांग्लादेश, भूटान पार्टिसिपेंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर याद रखो, वेन्यू डेफिनेटली, थीम एंड एट द सेम टाइम 3 प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 2024 रिगार्डिंग बिम्स्टेक, ग्रुप ऑफ बिम्स्टेक। बराबर। Next we start with indexes and reports of 2024। अब तक हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर की है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बाद we talked about the important summits of 2024 and now we are talking with the reports of 2024। हो सकता है कोई WHO का रिपोर्ट हो, चाइल्ड न्यूट्रिशन इंडेक्स हो, बराबर, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो, तो उन सभी इंडेक्सेस को, उन सभी रिपोर्ट्स को अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट स्लॉट में। ओके, सो यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स विच वॉज रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रैंक्स 180 कंट्रीज। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने कंट्रीज को रैंक किया जाता है अंडर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? 180 कंट्रीज को रैंक किया जाता है। ओके, सो रैंकिंग इज डन ऑन बेसिस ऑफ 5 कैटेगरीज। कितने पैरामीटर्स को आप कंसिडर करोगे वाइल रैंकिंग द कंट्रीज? 5 पैरामीटर्स को। कौन से 5 पैरामीटर्स? पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, economic context, socio-cultural context and security aspect। So these 5 parameters will be taken into consideration while ranking this 180 countries in their order। Norway topped the rank while Denmark was on the second rank। तो नंबर 1 पे कौन था? नॉर्वे था। India's rank improved from 161 in 2023 to 159 in 2024। So India has shown a marginal improvement। अब यहाँ पे एक चीज यूपीएससी के बच्चों को काफी गौर से नोट करनी है, दैट इज ये जो रैंक हमारा मतलब अच्छा हुआ है, सुधारा है हमने, दैट इज नॉट बिकॉज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम या फिर प्रेस फ्रीडम इंडिया में काफी ज्यादा अच्छा हुआ है।
मतलब इन अपकमिंग ईयर्स, दैट इज नॉट द रीजन। इसका रीजन ये है कि जो टॉप में कंट्रीज थी वो बॉटम में आ चुकी है, वो डिक्लाइन हो चुकी है। ओवरऑल दुनिया में, वर्ल्ड में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है दैट हैज डिक्लाइंड, व्हिच हैज लेड टू एनहांस द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। तो इंडिया का जो रैंक एनहांस हुआ है, इंप्रूव हुआ है, दैट इज नॉट बिकॉज द प्रेस फ्रीडम is showing good performance in India, but that is because other countries which were in the top are performing poor. उसकी वजह से India has a better rank in 2024. Okay? Only deals with press freedom and it only deals with press freedom and does not measure the quality of journalism. Quality मतलब क्या? मतलब यहाँ पे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कितने हद तक प्रेस फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कितने पेटिशंस कोर्ट में आ रहे हैं, कितने पेटिशंस को आंसर किया जा रहा है, कितने पेटिशंस को सुना जा रहा है। सो ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ प्रेस फ्रीडम इज नॉट एनालाइज्ड, जस्ट द प्रेस फ्रीडम पैरामीटर्स आर एनालाइज्ड इन दिस 5 कैटेगरीज एंड उस हिसाब से रैंकिंग की जाती है। सो उस रिगार्ड में 2024 में इंडिया का रैंक रहा है 159 एंड इन प्रीवियस ईयर इन 2023 इट वाज 161. सो in that regard you have to remember the 5 categories जिनके बेसिस पे ये रैंक बनाया जाता है, डिवाइस किया जाता है, and in that regard you have to remember the rank of India in 2024, that is 159th position. Okay, next world solar report. world solar report किनके जरिए रिलीज किया जाता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA. Now this international solar alliance was formed with 120 member countries. Okay, it is an international organization with 120 members and signatory countries. It was established by India and France. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नोट करना है. International Solar Alliance was formed by joint efforts of India and France. It was established by Prime Minister Narendra Modi ji and President of France Francisco Hollande in 2015. Headquarters कहाँ पे है? It is headquartered in India. First international intergovernmental organization to be headquartered in India. उस वजह से ये important हो जाता है. मिशन क्या है? To unlock US $1 trillion of investment by 2030. तो हमें क्या अचीव करना है? 2030 तक हमें यूएसए की तरफ से $1 trillion इन्वेस्ट करने हैं इन सोलर प्रोजेक्ट. ओके, so global solar capacity has increased from 1.22 gigawatt in 2000 to 1418.97 gigawatt in 2023 and ये ग्रोथ कितनी परसेंट से हुई है? 40% से हमें ग्रोथ एक्सपीरियंस करने को मिला है in the year 2024. So the annual growth rate from 2000 to 2023 has been 40% and this is a significant contribution and इसका क्रेडिट हम दे सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, which has helped or motivated the countries to enhance global funding from mega powers like USA in financing solar power plants, solar power projects. Okay, which was established in 2015 by joint efforts of India and France with 120 members and जिसका मिशन है 2030 तक $1 trillion इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करना फॉर इन्वेस्टिंग इनटू सोलर प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. अब जहां पे हम जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, यहां पे आपको याद रखना है कि जेंडर गैप दैट इज हमें मेन एंड वुमेन को इन पार लाना है, इक्वालिटी में लाना है. तो उस इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए या उस इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन से चैलेंजिंग पैरामीटर्स हैं उनको नोट किया जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है एंड उनके बेसिस पे जेंडर गैप रिपोर्ट एनालाइज किया जाता है एंड पब्लिश किया जाता है एवरी ईयर. सो पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. कौन एस्टैब्लिश करता है या फिर कौन रिलीज करता है? जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिंस 2006. It assesses gender parity, that is gender disparity across 4 key parameters. वो 4 पैरामीटर्स कौन से हैं? Economic participation and opportunity. Second, educational attainment, मतलब जितने men educated है सोसाइटी में, कंट्री में, क्या उतनी ही महिलाएं एजुकेटेड है? Are women engaged in higher education and degree education? So that is educational attainment. At the same time, health and survival, हेल्थ केयर फैसिलिटीज या फिर हेल्थ केयर
हेल्थ केयर प्रोटोकॉल्स कितने फॉलो किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड विमेन इक्वली, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब पॉलिटिक्स में हायर डेमोक्रेसीज में या फिर हायर प्रोफेशनल जॉब्स में विमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना रहा है इन दैट रिस्पेक्टिव ईयर. सो दीज 4 पैरामीटर्स आर एनालाइज्ड. So those 4 parameters you have to remember for your prelims: economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. These 4 parameters are analyzed and उस हिसाब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है हर साल आपका जेंडर गैप रिपोर्ट. सो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इज रैंक्ड एट 129th पोजीशन आउट ऑफ 146. सो टोटल 146 कंट्रीज को रैंक किया जाता है एंड उस 146 कंट्रीज में भारत का रैंक है 129th. आइसलैंड इज एट फर्स्ट पोजीशन सिंस 15 ईयर. पिछले 15 साल से जो कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे रही है जेंडर गैप रिपोर्ट में, दैट इज आइसलैंड. ओके, द डिक्लाइन इज प्राइमरली ड्यू टू स्मॉल डिक्रीज इन एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. सो भारत जहां पे लैग कर रहा है जेंडर इक्वालिटी में, दैट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. दैट इज अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, सो इन पार्लियामेंट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इज नॉट एडिक्वेट. जितना होना चाहिए उतना नहीं है. सो पॉलिटिकल एंगेजमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, दैट इज द प्राइम गोल, दैट शुड बी द प्राइम गोल ऑफ इंडिया. एंड एट द सेम टाइम एजुकेशनल अटेनमेंट. तो इन दो पैरामीटर्स में इंडिया वाज लैगिंग दिस ईयर, दैट इज इन 2024. इट विल टेक 134 years टू क्लोज द जेंडर गैप एज पर द एस्टिमेट्स. एंड इंडेक्स की रेंज कितनी होती है? इट लाइज बिटवीन 0 and 1 with 1 denoting complete parity. Okay, so this index ranges from 0 to 1. So यहाँ पे प्रीलिम्स क्या क्या पूछ सकती है? इंडेक्स का रेंज पूछ सकती है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में. इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. आइसलैंड हैज बीन एट नंबर 1 सिंस 15 years. इंडिया का रैंक रहा है 129 आउट ऑफ 146. एंड दीज 4 पैरामीटर्स यू हैव टू रिमेंबर कि कौन से पैरामीटर्स के आधार पे यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश की जाती है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिंस 2006. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंटर्स रिगार्डिंग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. Next, global hunger index. Now you don't have to get confused between global hunger index and child nutrition report of 2024. दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है विद रिस्पेक्ट टू रैंक ऑफ इंडिया. यहां पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में. So goal of zero hunger by 2030 was established or was set by Sustainable Development Goals. तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो हमने 2030 को टारगेट ईयर रखा था, ओके, टू अचीव द टारगेट और गोल ऑफ जीरो हंगर. नाउ द वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर इज 18.3. स्कोर क्या है? 18.3 स्कोर है. इंडियाज ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर इज 27.3 विच इज कंसिडर्ड एज सीरियस. India is ranked 105th out of 127 countries in the 2024 Global Hunger Index report. तो इंडिया का रैंकिंग क्या रहा है? 105 आउट ऑफ 127. ये आपको याद रखना है. India's child wasting rate is 18.7%, child stunting is 35.5% and undernourishment में हमारा रैंकिंग या फिर हमारा इंडेक्स है 13.7%. लास्ट पॉइंट अगर आपने नहीं भी याद रखा तो चलेगा, बट इन दिस रिगार्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको ओवरऑल वर्ल्ड का स्कोर पता होना चाहिए. इन दैट रिगार्ड आपको इंडिया का स्कोर एंड इंडिया का रैंकिंग पता होना चाहिए. तो ये 3 पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. फाइन. द नेक्स्ट चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट ऑफ 2024. अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, सीवियर फूड पॉवर्टी, SFP, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है आपके क्वेश्चंस में. SFP, दैट इज सीवियर फूड पॉवर्टी, अफेक्ट्स 1 in 4 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 अराउंड द वर्ल्ड. अब ये जो रिपोर्ट है चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, कौन रिलीज करता है? यूनिसेफ. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इट एग्जामिन्स द स्टेटस, ट्रेंड्स, इनइक्विटीज एंड ड्राइवर्स, दैट इज अंडरलाइंग फैक्टर्स which are responsible for child poverty, okay, child nutrition, underlying child nutrition in early childhood care. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्टेक्स्ट में या फिर किस पार्ट में मेंशन किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, बराबर, जहां पे अर्ली चाइल्डहुड केयर हैज बीन मेंशन्ड एंड हैज बीन प्रायोरिटाइज्ड. सो इन दैट रिगार्ड
यूनिसेफ हर साल पब्लिश करता है चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, इन दैट केस जिसका मेन मकसद है स्टेटस एग्जामिन करना विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड न्यूट्रिशन, इनइक्विटीज एंड ड्राइवर्स ऑफ चाइल्ड फूड पॉवर्टी को एनालाइज करना। मतलब चाइल्ड फूड पॉवर्टी के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं, एंड चाइल्ड फूड पॉवर्टी को कैसे डील किया जा सकता है इंटरनेशनली बाय ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, 20 countries account for 65% of the child living in severe poverty, severe food poverty. So 20 कंट्रीज में 65% बच्चे severe food poverty का शिकार है। In India, 40% of the children suffer from severe food poverty, second highest burden in South Asia after Afghanistan. अगर हम साउथ एशिया के बारे में बात करें तो वहां पे जो सबसे ज्यादा बर्डन है चाइल्ड फूड पॉवर्टी का वो अफगानिस्तान के बाद इंडिया में है। सो इंडिया अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ सीवियर food child food poverty, okay, in that regard. So it is second highest in South Africa after Afghanistan, and that is not a very good sign for us. We need to improve and improvise these efforts. Next, travel and tourism development index of 2024. इस कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है इंडिया का रैंकिंग क्या रहा है 2024 में। दैट इज इंडिया रैंक्स 39 आउट ऑफ 119 कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इट इज पब्लिश्ड बाय अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। This is a notable rise from 54th position in 2021. अब ये राइज जो हुआ है हमारा किस कॉन्टेक्स्ट में, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, इसका क्रेडिट हम किसको दे सकते हैं, इसका क्रेडिट हम दे सकते हैं उड़ान इनिशिएटिव। उड़ान इनिशिएटिव जिसके जरिए एयर ट्रांसपोर्ट को अफोर्डेबल बनाया गया था, बराबर, जो कॉन्टेक्स्ट हमने स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ 2024 के लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 1 में कवर किया था, उड़ान इनिशिएटिव, उड़ान स्कीम। सो यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, द उड़ान टूरिज्म स्कीम हैज मेड 53 टूरिस्ट रूट्स ऑपरेशनल टू इंप्रूव कनेक्टिविटी टू इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस इन इंडिया, जिसकी वजह से, इस इनिशिएटिव की वजह से हमारा रैंक वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी अच्छा रहा है, बराबर। सो इंडिया रैंक्स 39 आउट ऑफ 119 कंट्रीज on World Economic Forum's Travel and Tourism Development Index. This is notable rise from the 54th position in 2021. India is highly ranked for price competitiveness, 18th rank पे है हम, air transport 26th rank and ground and port infrastructure 25th rank. Yes, ये rankings भी पता करो. It stands out as one of the only 3 countries ranked in the top 10 across all resource pillars, with natural resources at 6th and cultural and non-leisure resources at 9th position. Yes, that makes this article very important, क्योंकि इसमें इंडिया का representation या फिर इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है 2024 में। जेंडर गैप की अगर हम बात करते हैं, अगर हम चाइल्ड न्यूट्रिशन, अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पैथेटिक है। बट अगर हम टूरिज्म एंड ट्रैवल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो वहां पे इंडिया का परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहा है, उस वजह से हमें ये याद रखना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इंडिया रैंक्स 5th इन ग्लोबल जनरेटिव एआई इनोवेशंस। ओके, यहां पे इंडिया रैंक्स 5th इन जनरेटिव एआई, ट्रेलिंग बिहाइंड चाइना, यूएसए, कोरिया एंड जापान। नाउ इंडिया हैज द हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट इन जनरेटिव एआई एट 56%। यहां पे देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन या फिर ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, रिगार्डिंग ग्लोबल जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के अमेंडमेंट्स कौन से रहे हैं, उसमें हमने स्पॉन्सरशिप्स किन कंट्रीज के साथ बनाई है, दोज ऑल पॉइंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि इंडिया का परफॉर्मेंस रैंकिंग कैसे रहा है, एट द सेम टाइम ग्रोथ कितने परसेंट से हुई है, एंड विच इज द टॉप मोस्ट कंट्री विच हैज परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू जनरेटिव एआई। तो अगर हम टॉप मोस्ट कंट्री की बात करते हैं, सो दैट इज चाइना, एंड एट सेकंड नंबर वी हैव यूएसए, दैट्स इट, बस उतना याद रखिएगा। भारत का रैंक रहा है 5th, at first rank we have China, and at second position we have United States, that's it. And India has shown a growth rate at 56%. That's the only point that is required for your prelims. Next, academic freedom index
of 2024. Now it is released by Global Public Policy Institute in collaboration with Scholars at Risk Institute. Okay, that is the point which you need to remember यहाँ पे कि एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिलीज कौन करता है इंडिया में या फिर ओवरऑल हर साल. स्कोर रेंजेस फ्रॉम 0 इंडिकेटिंग कंप्लीट रिप्रेशन टू 1 इंडिकेटिंग फुल एकेडमिक फ्रीडम. जैसे ग्लोबल जेंडर गैप भी एक्सटेंड करता था 0 से लेके 1 तक, वैसे ही यहां भी एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. नाउ इन दिस केस 5 इंडिकेटर्स को कंसिडर किया जाता है व्हाइल एनालाइजिंग एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स. व्हिच आर दोस 5 इंडिकेटर्स यू नीड टू रिमेंबर. तो वो 5 इंडिकेटर्स कौन से हैं? फ्रीडम टू कंडक्ट रिसर्च एंड टीच, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन, देन इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, मतलब वो इंस्टीट्यूशन क्या उस स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है अपने पॉलिसीज इंटरवेंशन के लिए, या फिर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है. सो दैट इज क्या उस इंस्टीट्यूट को अपने लेवल पे कुछ डिसीजंस या फिर कुछ रेगुलेशंस ग्रांट करने की परमिशन है, या फिर उनको हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो. सो दैट इज इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, power of self governance, campus integrity and the freedom of academic and cultural expression. So these are the 5 key indicators जिसके बेसिस पे आपका academic freedom index रिलीज किया जाता है. बराबर. So these 5 indicators are very important. इस पे आपकी prelims आपको सवाल पूछ सकती है, possibility है. These 5 indicators are to be remembered. And भारत का score, India's score dropped from 0.6 to 0.2 between 2013 and 2023, marking the lowest score since the mid 1940s. So yes, यहाँ पे भी हमारा performance depressing रहा है. That is the point which you need to remember. Okay? Regarding academic freedom index, the energy progress report of 2024, and this is the last report for our day and for our analysis today. उसमें पहला आर्टिकल, पहला पॉइंट हम देखेंगे ग्लोबल रेफरेंस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 7. तो SDG 7 अचीव करने के लिए हमारा प्रोग्रेस कितना रहा है या फिर किस कदर रहा है, दैट इज एनालाइज्ड इन एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ 2024 टू एनालाइज द अचीवमेंट्स ऑफ SDG 7 गोल्स. दिस रिपोर्ट समराइजेस ग्लोबल प्रोग्रेस ऑन एनर्जी एक्सेस, efficiency, renewable energy, clean cooking and international cooperation to advance SDG 7. मतलब SDG 7 को अचीव करने के लिए हम एनर्जी एफिशिएंसी को किस तरह डील कर रहे हैं, एनर्जी एक्सेस हमारा कितना है या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में हमारा एनर्जी एक्सेस है, नॉन रिन्यूएबल या फिर रिन्यूएबल कंपोनेंट में, एट द सेम टाइम क्लीन कुकिंग एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हमने कितने एफर्ट्स डाले हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फॉर सस्टेनेबल एनर्जी टारगेट्स, उसको एनालाइज किया जाता है अंडर एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट. The report is produced annually by 5 custodian agencies. अब उन 5 custodian agencies का नाम या फिर उनके affirmatives आपको याद रखने हैं क्या? बिल्कुल नहीं. This you don't have to remember. Significant portion of funding for SDG 7 came from Germany and the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए. तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन आया है SDG 7 डेवलपमेंट गोल्स के लिए वो कहां से आया है? इट हैज केम फ्रॉम जर्मन एंड IBRD. These points can be asked as factual points in your prelims. So in that regard, global reference information, global SDG 7 goals को अचीव करने के लिए कौन से पैरामीटर्स को एक्सेस किया जाता है एंड उस रिगार्ड में उसको अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग्स किसने दी है आज तक, वो 2 पॉइंट्स एटलीस्ट आप इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा. फाइन. So yes, by this we finally come towards end of today's session. तो आज का जो सेशन था जहां पे हमने क्या किया, जहां पे हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ 2024 जो कि आपकी हिंदू न्यूज़पेपर में आए थे, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस ऑफ 2024 एंड द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट्स ऑफ 2024 जिसमें इंडिया पार्टिसिपेंट था या नहीं था, वाइस वर्सा. सो उन सबको हमने कवर किया है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. यहां पे हमने एक भी चीज, एक भी डिटेल मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा. सो दीज वर योर प्रीलिम्स पॉइंटर्स एंड ये किसी भी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है जहां पे आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हो, फिर वो यूपीएससी हो या फिर आपके स्टेट सिविल सर्विस की एग्जाम हो. बराबर. सो फाइनली वी कंक्लूड द लेक्चर हियर फॉर टुडे एंड कल के सेशन से, दैट इज ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के सेशन में हम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे.
So I take your leave for today and thank you.